हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। लास्ट सेशन में मैंने आपको पूरा का पूरा जो सेल साइकिल की अलग अलग फेजेस हैं G1, S, G2, M एंड G0 इन सब के बारे में बताया। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए, कुछ कैलकुलेशंस भी देखी कि किस तरह से जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। अब इस चैप्टर में दो टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस, जिसको आप कॉमनली एम फेज के नाम से जानते हैं। या तो सेल माइटोसिस करेगी या तो सेल मियोसिस करेगी। ओके, सो दोनों के वन बाय वन हम क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे एंड साथ साथ में टॉपिक्स को रिवाइज भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखें 2024 में माइटोसिस से क्या क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। ठीक है, अब चलो क्वेश्चंस करने से पहले मुझे जैसा कि तुम्हें बताना पड़ता है, पहले बेस बता देती हूँ, पूरे हम एक बार कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं इसके। तो अगर हम एम फेज की बात कर रहे हैं बच्चों, एम फेज में माइटोसिस की बात कर रहे हैं, तो उसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, यू नो, क्योंकि अगर पेरेंट सेल कह दो, चाहे आप मदर सेल कह दो, अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल्स भी डिप्लॉयड होंगी, और अगर पेरेंट सेल हैप्लॉयड है तो डॉटर सेल्स भी हैप्लॉयड होंगी। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस जो डिवीजन है वो डिप्लॉयड सेल भी कर सकती है, हैप्लॉयड सेल भी कर सकती है। मियोसिस में ऐसा नहीं है। मियोसिस में तो कंडीशन है कि बट ऑब्वियस हैप्लॉयड सेल में ऑलरेडी आधे क्रोमोसोम है, तो वो कहाँ से मियोसिस करेगी। तो मियोसिस हैप्लॉयड सेल में नहीं होता, सिर्फ डिप्लॉयड में होता है मियोसिस। लेकिन माइटोसिस किसी भी सेल में हो सकता है, क्योंकि सेल सिंपली ग्रोथ के लिए माइटोसिस को यूज करती है। ठीक है, सो अब यहाँ पर अगर हम माइटोसिस में ये भी बता दिया मैंने आपको कि मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है एम फेज, सभी ऑर्गेनल्स रीऑर्गेनाइज होते हैं, कुछ गायब होता है फिर दोबारा बन जाता है, क्रोमोसोम्स रीअरेंज होते हैं एंड ऑल दैट। क्लियर। अब ये हमने पढ़ा था क्या कि एम फेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड का मतलब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डिवीजन के लिए पी मैट होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एंड जैसे ही टेलोफेज कंप्लीट होगी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा, दैट इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो अब ये जो चार फेज हैं, मैं पूरा वन बाय वन एक एक पॉइंट नहीं पढ़ने वाली हूँ, या वो हम ऑलरेडी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको एक रिवीजन दे रही हूँ, तो एक बार क्विकली समझो कि इन चार फेजेस में सेल बेसिकली करती क्या है। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी कहानी है कि अगर एक सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं जो एक उलझे हुए नेटवर्क की फॉर्म में पड़े हैं, ऐसे होते हैं क्या सेल में क्रोमोसोम? कभी भी नहीं। सेल में क्रोमोसोम्स, ये जो सबसे लास्ट में आपको इंटरफेस का डायग्राम दिखाया है, सेल इस तरह की होती है। स्टार्टिंग में अगर मैं एक सेल ड्रॉ करूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए, तो सेल इस तरह की है। एक मिनट रुको, डायग्राम तुम्हें दिखने चाहिए ना, तो पूरा पेज हम ले लेते हैं। तो सेल कैसी है? इस तरह की है। इस सेल में ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सब उलझे पड़े हैं क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में। ये न्यूक्लियोलस है और बाहर सारे ऑर्गेनल्स हैं, पूरा ER का नेटवर्क है, GB है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, एवरीथिंग इज देयर, है ना। तो ये एक इंटरफेजिक सेल बनाई है, मान लो मैंने। इंटरफेस का मतलब सेल G1 में है, फिर उसने S किया, फिर उसने G2 किया, एंड नाउ सेल इज रेडी टू एंटर इनटू M फेज। क्लियर। अब M फेज में अब कहानी ये है कि ये जो सेल है जिसका क्रोमैटिन नेटवर्क है, इस क्रोमैटिन नेटवर्क में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल। भाई प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में तो एक ही DNA होता है, गोल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है, बट एक ही होता है। पर यूकैरियोट्स में एक DNA अकेला नहीं समा सकता, पैकेज नहीं हो सकता, तो उसको पीसेस में डिवाइड करके रखा जाता है, दैट इज क्रोमोसोम। अगर आप सारे क्रोमोसोम्स को जोड़ दोगे तो हमारा पूरा लंबा DNA बन जाएगा। ठीक है, तो DNA ही क्रोमोसोम्स में डिवाइडेड रहता है। क्लियर। सो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो अब इसका जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ना बच्चों, उसमें खूब सारे क्रोमोसोम उलझे पड़े हैं, और सेल को क्या करना है, अपने जैसी दो नई सेल्स बनानी है। हम अभी माइटोसिस की बात कर रहे हैं, अपने जैसी दो नई सेल्स बनानी है, और दोनों सेल्स में बराबर बराबर क्रोमोसोम्स देने हैं। अगर इस मदर सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो सेल चाहती है जो दो नई सेल बने, इसको भी 46 मिले, इसको भी 46 मिले। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर मेरे पास एक ही सेट है नोट्स का और दो स्टूडेंट्स हैं मेरे, दोनों को चाहिए पढ़ने के लिए, तो ऐसा तो मैं करूँगी नहीं आधे पेज इसको दे दूँ आधे उसको दे दूँ, फिर ना इसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना इसको मिलेगी। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गेट द जेरोक्स, तो उसका मैं नोट्स का जेरोक्स कराऊंगी। अब मेरे पास दो सेट है, एक इसको एक इसको, तो वही सेल करती है कि अगर 46 क्रोमोसोम्स
सेल चाहती है कि 2 सेल्स बने और दोनों को 46 मिलें, तो सेल पहले अपने 46 क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन करती है और वो यही हो जाता है इंटरफेज की एस फेज में। ये हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। यानी जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर रहे होते हैं बच्चों, तब वो ऐसे नहीं होते, तब वो उलझे हुए ही रहते हैं, उलझे हुए ही वो सारे काम कर लेते हैं। क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में ही रेप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। वो तो हम समझने के लिए ऐसे अलग अलग बनाते हैं जिससे हमें पता रहे G1 में कितने हैं, S में कितना है, G2 में कितना है, क्लियर। बट है वो इस तरह से। तो सेल ने इंटरफेज में एक काम तो कर लिया कि अपने 46 क्रोमोसोम्स को जेरॉक्स करके 46 और बना लिए। अब सेल को चाहती है कि उन 46 को अलग अलग करो। तो एम फेज में, प्रोफेज में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस उलझे हुए नेटवर्क को सुलझाना पड़ेगा ना, तभी तो क्रोमोसोम्स अलग अलग होंगे। फिर अलग अलग करके उनको एक जगह अलाइन करना होगा। फिर अलाइन करने के बाद बहुत सिस्टमैटिकली 46 इस तरफ और 46 इस तरफ पहुंचाने होंगे, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज के 2 डायग्राम आपके बुक में दिखाए हैं, अर्ली एंड लेट प्रोफेज। प्रोफेज में सबसे पहला काम तो होता है क्रोमोसोम्स का सुलझना। अब यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, तुम्हें नॉर्मल लैंग्वेज में तो समझ में आ जाता है कि क्रोमोसोम सुलझ रहे हैं, लेकिन अगर नीट में लिखा आता है कंडेंसेशन या डीकंडेंसेशन तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो, बहुत शुरू में ही इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि मैं जनरली स्नेक का एग्जाम्पल देकर बच्चों को समझाती हूँ कि बहुत सारे सांप हैं, वो एक दूसरे में लिपटे हुए उलझे हुए पड़े हैं। अब अगर हर सांप अपनी अपनी बॉडी को अलग करना चाहता है तो हर सांप बताओ क्या करे, अपनी बॉडी को और रिलैक्स कर दे या अपनी बॉडी को सिकोड़ना, कंडेंस करना शुरू करे। अगर हर सांप अपनी अपनी बॉडी को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो एक अलग हो जाएगा, दूसरा अलग हो जाएगा, तीसरा अलग हो जाएगा। तो अगर बहुत सारे स्नेक्स आपस में उलझे पड़े हैं तो वो और रिलैक्स करें या अपनी अपनी बॉडी को कंडेंस करें सुलझने के लिए, कंडेंस करें। तो हमेशा ध्यान रखो, प्रोफेज में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है बच्चों। क्या होता है प्रोफेज में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है। क्योंकि गड़बड़ क्यों करते हो तुम बताओ, गड़बड़ क्यों कर देते हो तुम? क्योंकि नॉर्मली हम कंडेंसेशन का मतलब समझते हैं चीज़ें पास पास आ गई, तो हमें लगता है दिस इज द कंडेंस फॉर्म। नहीं बच्चों, दिस इज नॉट द कंडेंस फॉर्म, दिस इज द, ये जो सुलझे हुए क्रोमोसोम है ना, दिस इज कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। जैसे जैसे सुलझते जाएंगे, मेटाफेज में मोस्ट कंडेंस फॉर्म में होता है क्रोमोसोम। प्लीज डू रिमेंबर दिस। यहीं पर आप डायग्राम में लिख लो, इसको डीकंडेंस फॉर्म कहते हैं, इसको डीकंडेंस फॉर्म कहते हैं। क्रोमोसोम्स की जो नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क की फॉर्म में जब ये होते हैं तो दिस इज डीकंडेंस फॉर्म। और जब ये सुलझ गए हैं, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है सेपरेशन। ये आपको समझना पड़ेगा लॉजिकली, जैसे भी आप याद रखना चाहें, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपके अननेसेसरी 4 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गए, प्रोफेज में हो गए। अब क्रोमोसोम तो कंडेंस हो गए पर पड़े अपने न्यूक्लियस के अंदर ही हैं, तो कैसे आप उन्हें 2 पोल्स पे पहुंचाओगे? तो पहले उन्हें फ्री करना पड़ेगा ना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उस थोड़े समय के लिए, सेल एक बॉल है, उस बॉल के अंदर एक छोटी बॉल है न्यूक्लियस, तो थोड़ी देर के लिए उस छोटी बॉल को गायब कर दो। छोटी बॉल की जो वॉल है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसको गायब कर दो। तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट टू डिसअपियर। अर्ली और लेट प्रोफेज में यही फर्क होता है कि अर्ली प्रोफेज में थोड़ा कम डिसअपियर हुआ है, यहाँ पे लगभग फ्रेगमेंट्स हो गए और बिल्कुल गायब हो जाएगा। तुम्हें मेटाफेज में तुम्हें दिखेगा ही नहीं, अभी आगे देखना डायग्राम में आएगा, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस ये होगा, अर्ली और लेट में यहाँ कम कंडेंस है, यहाँ हाईली कंडेंस है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा कंडेंस होता जाएगा, ठीक है, क्लियर। ना सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगी, बल्कि ये जो न्यूक्लियोलस था ना बच्चों, ये भी डिसअपियर हो जाएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ हमेशा न्यूक्लियोलस को भी डिसअपियर कर देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी टेलोफेज तक। साथ में ER एंड GB, जो मैंने आपको बताया था कि अब मान लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो गई, जो सेल है, बॉल है, उसके अंदर ER और GB का बड़ा बड़ा नेटवर्क पड़ा है, तो कैसे तुम क्रोमोसोम्स को इधर उधर जाएंगे, कैसे बीच में दिक्कत करेगा ER और GB, तो ER एंड GB को भी डिसअपियर कर दो, ठीक है। ठीक है भाई, ये काम कर दिया। और क्या करें प्रोफेज में, यहाँ पे बनाया नहीं क्योंकि इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, बट सपोज ये एक एनिमल सेल है, तो अगर ये एक एनिमल सेल है तो इसके पास सेंट्रियोल का पेयर होगा ना बच्चों, और मैंने तुम्हें बताया था एस फेज में सेंट्रियोल भी अपना डुप्लीकेशन कर चुका है। तो प्रो फेज में क्या होगा, ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करना शुरू करेंगे, और कब तक मूव करते रहेंगे, जब तक चाहे वो ऐसे आएँ कैसे भी, बट एक दूसरे के आमने सामने आ जाने चाहिए। तो अगर ये एक सेंट्रियोल है तो प्रोफेज के एंड तक सेंट्रियोल का पेयर आमने सामने पहुंच जाएगा। एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा। ये मत सोचना एक पेयर के 2 सेंट्रियोल अलग होते हैं, एक पेयर साथ में रहता है, ये दूसरा पेयर है, ठीक है। तो सेंट्रियोल का जो मूवमेंट होता है
टुवर्ड्स पोल, वो भी कब होता है, प्रोफेज में ही हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, यही प्रोफेज में जो सेंट्रियोल है ना बच्चों, इनके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी आपको इस तरह से रेज दिखनी शुरू हो जाएंगी, ये स्पिंडल फाइबर्स बनने की शुरुआत है, ठीक है। तो इसको कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। तो माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस जो है वो भी बनने लगेगा, उसके बनने की शुरुआत, काम उसका मेटाफेज में आएगा लेकिन बनने की शुरुआत प्रोफेज में ही हो जाएगी। तो ये 4 इवेंट्स आपको प्रोफेज में ध्यान रखने हैं। कौन सुलझ रहा है, क्रोमोसोम, दैट इज कंडेंस हो रहे हैं, सांप की बॉडी को कंडेंस करो तब वो सुलझेंगे। बस कुछ चीज़ें गायब हो रही हैं, सेंट्रियोल ऑपोजिट तरफ मूव कर रहे हैं एंड माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस बन रहा है। क्लियर, बहुत सिंपल सी कहानी है प्रोफेज की। अब सारी तैयारियां हो गई हैं लगभग, अब आ जाओ मेटाफेज पे। ये हटा दूं मैं, आगे बढ़ने के लिए मुझे स्क्रॉल करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। अगर हम मेटाफेज की बात करें बच्चों, तो देखो मेटाफेज में क्लियर कट पॉइंट लिखा है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज। बाई चांस हमसे पूछ लें कि जो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, तो जनरली मुझे लगता है कि बच्चे लेट प्रोफेज को चुनेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। बट ध्यान रखना, लेट प्रोफेज तक भी आपको थोड़े बहुत फ्रेगमेंट्स दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल जब आपको ऐसा लगेगा ना हाँ यार अब बिल्कुल ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। डू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। क्लियर, देखो ये लिख रहा, एंड बाय विच स्टेज कंडेंसेशन इज कंप्लीटेड, वो भी लेट प्रोफेज में नहीं हुआ। लेट प्रोफेज में भी क्रोमोसोम आर स्टिल कंडेंसिंग, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय मेटाफेज, ठीक है। तो ये जो 2 चीजें हैं जो प्रोफेज से चल रही थी, वो कंप्लीट कहाँ जाके हुई हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। डू रिमेंबर दिस, क्लियर। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, और इसीलिए मैं कई बार तुम्हें बता चुकी हूँ, इसीलिए अगर हमें क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो विच इज द मोस्ट, क्या हो रहा है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज, मतलब कौन सी फेज है जिसमें आप क्रोमोसोम्स के मॉर्फोलॉजी को, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, मेटाफेज, सिंपल, ठीक है। क्लियर है, ये कुछ पॉइंट्स स्टार्टिंग के आपको ध्यान रखने हैं। अब मेटाफेज में होगा क्या, मेटाफेज के भी 2 डायग्राम है, बहुत बार गड़बड़ कर देते हैं आप लोग। यहाँ दिखाया है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। इस फेज को देखकर जल्दीबाजी में कई बच्चे एनाफेज कर देते हैं, आपको लगता है कि क्रोमोसोम पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ये एनाफेज का डायग्राम है। नहीं बच्चों, कहाँ जा रहे पोल की तरफ, जरा ध्यान से देखो। पोल की तरफ जाते तो ऐसा होता, क्लियरली एक आधे इस तरफ जा रहे हैं, आधे इस तरफ जा रहे हैं, दिस इज नॉट एनाफेज। अब ध्यान से देखो, हर क्रोमोसोम दोनों तरफ फाइबर से जुड़ा हुआ दिखाया है, यानी ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या होता है बच्चों, अब क्रोमोसोम सुलझ गए ना, अब क्रोमोसोम से आकर स्पिंडल फाइबर जो बनने की तैयारी हो गई थी ना प्रोफेज में ही, वो सारे स्पिंडल फाइबर आकर दोनों पोल से एक एक स्पिंडल फाइबर हर क्रोमोसोम से अटैच हो गया, क्योंकि अब इनको इधर उधर धक्का देकर खींचकर सबको सेंटर में लाया जाएगा। तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज में तो क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू द क्रोमोसोम। अब किस पॉइंट पर क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, आपको मैंने समझाया था, सेल चैप्टर में आपको बताया था कि अगर ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, दोनों रेप्लिकेशन से बने हैं, सिस्टर क्रोमेटिड हैं, आइडेंटिकल हैं, तो जिस पॉइंट पर ये चिपके हुए हैं वो तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के अगल बगल में 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, काइनेटोकोर। दिस काइनेटोकोर, यहाँ बहुत अच्छे से काइनेटोकोर दिखाए हैं, दीज आर द अटैचमेंट पॉइंट फॉर स्पिंडल फाइबर। एक स्पिंडल फाइबर इधर और एक स्पिंडल फाइबर इधर आकर अटैच होगा हर क्रोमोसोम में, ठीक है। माइटोसिस चल रहा है तो हमें इस बात से, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्रामेटिकली कि ये दोनों पेयर्ड है, होमोलोगस क्रोमोसोम, सॉरी ये दोनों सेम साइज के हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों छोटे हैं, सेम साइज के हैं, दोनों होमोलोगस हैं। डिप्लॉइड सेल है, पेयर्ड क्रोमोसोम है, बट माइटोसिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पेयरिंग की जो कहानी है वो मियोसिस में आएगी, यहाँ पर तो पेयर हो नहीं हो एक ही तरह से डिवीजन होगा, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में एक तो क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं किससे, टू काइनेटोकोर। ऑप्शन में आपको काइनेटोकोर के साथ सेंट्रोमियर भी मिलेगा बच्चों, क्योंकि यहीं पर सेंट्रोमियर होता है, तो हमें लगेगा यार सेंट्रोमियर से अटैच होता है या काइनेटोकोर से, बट डू रिमेंबर सेंट्रोमियर इज द कॉन्स्ट्रिक्शन जो दोनों क्रोमेटिड्स का कॉमन है। काइनेटोकोर दोनों क्रोमेटिड्स के अपने अपने हैं,
तो अगर काइनेटोकोर से अटैच होगा ना स्पिंडल फाइबर, तो जब खींचेंगे तो ये दो क्रोमेटिड इजीली सेपरेट हो जाएंगे। अगर कॉन्स्ट्रिक्शन से कनेक्ट होता तो एक ही तरफ खींचा चला जाता, जिस तरफ फोर्स ज़्यादा लगता। इसलिए सेंट्रोमियर से अटैच मत करना, काइनेटोकोर इज द अटैचमेंट पॉइंट, इसीलिए काइनेटोकोर होता है, एक्चुअली इसका फंक्शन ही ये है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे ही स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे, अब ये इनको धक्का खींच के जो भी करके सबको सेंटर में अलाइन कर देंगे, इसीलिए इसको मेटाफेज कहते हैं। मेटा यानी सेंटर, और इस प्लेट को मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। मतलब आप 3D में इमेजिन करो सेल को, तो ऐसे सेल 3D में है तो ऐसे पूरा सेंटर में क्रोमोसोम्स का एक लाइन बन जाएगी। हर क्रोमोसोम, अगर ये दो पोल है तो इससे और इससे, इससे और इससे अटैच है, ये पूरी जो है इधर और इधर, हर क्रोमोसोम दोनों पोल से अटैच है। तो क्रोमोसोम्स गेट अलाइंड एट मेटाफेजिक प्लेट, या आप इसको इक्वेटोरियल प्लेट भी कह सकते हैं। बस मेटाफेज में सिर्फ इतना सा काम होता है, कुछ नहीं होता, दिस इज सिंपली मेटाफेज। ठीक है, क्लियर। ये पूरा इन्होंने यहाँ पे डिटेल समझा के यहाँ की पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब क्रोमोसोम अरेंज हो गए, अब रस्सा कशी का गेम शुरू करो, सारी तैयारियां हो गई हैं। अब ये भी इस खींचेंगे, ये वाले स्पिंडल। अच्छा, आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स आपको दिख रहे हैं ना बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये स्पिंडल फाइबर बने कैसे, जो साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़ी थी, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होकर ही उन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बनाए हैं। ठीक है, अगर ये एनिमल सेल है तो यहाँ पर आपको सेंट्रियोल का पेयर और चारों तरफ एस्ट्रल रेज दिखेंगी। इनको एस्टर वर्ड आता है रेस के लिए, तो इनको एस्ट्रल रेज बोलते हैं, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और अगर प्लांट सेल होती तो बस ये नहीं दिखता आपको, स्पिंडल फाइबर तो तब भी बनते। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता आपसे पूछेंगे, बट एनिमल सेल में इसको एस्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सेंट्रियोल का पेयर और उसके चारों तरफ एस्ट्रल रेज। तो एनिमल सेल में एस्टर कॉम्प्लेक्स होता है, प्लांट सेल में नहीं होता, क्योंकि प्लांट सेल्स के पास सेंट्रियोल नहीं है। बट सेंट्रियोल नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लांट सेल्स में भी स्पिंडल फाइबर बनते हैं, क्रोमोसोम्स को खींचा जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब एनाफेज पे आ जाओ। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज हमेशा ध्यान रखो, एनाफेज में भी दो चीज़ें होंगी। क्या दो चीज़ें होंगी, तुम इमेजिन करो कि अगर यहाँ पर ये सब इस तरह से अरेंज है, एक ही लाइन में अरेंज है, ठीक है, सारे क्रोमोसोम, तो जब दोनों खींचेंगे तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है ना एक दूसरे के, ये दोनों भी सिस्टर है, रेप्लिका हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। जो इनका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन था ना सेंट्रोमियर, वहाँ पे स्प्लिटिंग होगी एंड दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स विल सेपरेट। तो पूछते हैं नीट में कि एनाफेज, अगर माइटोसिस की एनाफेज है तो कौन सेपरेट होता है, तो माइटोसिस की एनाफेज में एक ही एनाफेज का एक ही डायग्राम दिखाया है, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट। ये देखो, ये रेड रेड, ये ब्लू ब्लू, ये रेड रेड ब्लू ब्लू, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट। क्यों सेपरेट हुए बच्चों सिस्टर क्रोमेटिड, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। किसकी स्प्लिटिंग हो गई, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई। ठीक है, एंड जैसे ही ये अलग होंगे, नाउ क्रोमेटिड्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। ये लिखा हुआ है, क्रोमेटिड्स से एनाफेज में दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसके तीनों की पॉइंट दे रखे हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, यहाँ पे लिख लेना ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये मैं बार बार इस टर्म पे इतना जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जब हम मियोसिस पढ़ेंगे, साथ साथ में बता देती हूँ, जब हम मियोसिस पढ़ते हैं तो मियोसिस में ज़रा ध्यान से देखो, मियोसिस के डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखो, क्या फ़र्क है देखो, यहीं पे समझ लो तुम, हम तो रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ तो पहले ही चुके हैं कि सेम सेल जिसको अभी हम माइटोसिस करवा रहे थे, 4 क्रोमोसोम्स थे, उसी सेम सेल को अब मियोसिस करवाओ तो ये क्या करेगी। देखो, प्रोफेज 1 में सारे क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, सुलझ गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, ERG गायब हो गया, और अगर ये एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल भी पहुंच गए, स्पिंडल फाइबर भी बन गए, सब कुछ सेम है, बस एक चीज़ अलग है। क्या, कि अगर ये मियोसिस की प्रोफेज है तो मियोसिस की प्रोफेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे ना, वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। माइटोसिस की प्रोफेज में ऐसा कुछ नहीं था, देख लो, दोबारा देख लो, माइटोसिस की प्रोफेज में ऐसा नहीं था। माइटोसिस की प्रोफेज में वो फ्रीली पड़े थे, यहाँ भी मेटाफेज में फ्रीली पड़े थे, यहाँ मेटाफेज में एक प्लेट में अरेंज थे। इसको कोई मतलब नहीं है मेरा पेयर कहाँ है, इसको कोई मतलब नहीं है मेरा पेयर कहाँ है, लेकिन मियोसिस की प्रोफेज में इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल कि हर पेयर अपने वाले के आमने सामने हो। ये दोनों छोटे वाले जो क्रोमोसोम है ये आमने सामने है, दोनों जो क्रोमोसोम है दोनों आमने सामने हैं। ठीक है, तो मियोसिस की जो प्रोफेज 1 होती है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा वो थोड़ी लंबी चलती है। मियोसिस की प्रोफेज 1 को समझने के लिए हम 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, सबको पता होगा कौन सी 5 फेज होती हैं प्रोफेज 1 में। हाँ, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। ले जा फिर दे देना, ठीक है, और जो भी आपने ट्रिक्स बना रखी है, लता ज़रा पानी दे दे, सबने अलग अलग बना रखी हैं। क्लियर,
लेप्टोटीन यानी सिंपली लेप्टो यानी थ्रेड्स, क्रोमोसोम का सुलझना। जाइगोटीन, क्रोमोसोम, जाइगो यानी जैसे जाइगोट दो गैमीट्स के जुड़ने से बनता है, तो पेयरिंग के रेफरेंस में जाइगो आता है, तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने आने लगते हैं, दो दो। जैसे अगर ये ह्यूमन सेल होती ना तो इसमें आपको ऐसे 23 पेयर दिखते, ठीक है। अगर कोई 8 क्रोमोसोम वाली सेल है तो 4 पेयर दिखते, 10 क्रोमोसोम वाली है तो 5 पेयर दिखते, ये 4 ही क्रोमोसोम है तो 2 ही पेयर दिख रहे हैं। क्लियर? तो जाइगोटीन में पेयरिंग होती है क्रोमोसोम की। अब ये पेयरिंग क्यों हुई? सेल को ऐसा क्या झंझट पड़ा कि उसने इतना सब कुछ एक्स्ट्रा किया? क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि मियोसिस में व्हाट इज द स्पेशल इवेंट, विच इज द स्पेशल इवेंट, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि अगर ये एक क्रोमैटिड है एक क्रोमोसोम का, ये रहा इसका सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों तो आइडेंटिकल है ना बच्चों, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इस बात में? इन दोनों को तो सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं ना हम, क्योंकि एक दूसरे के रेप्लिकेशन से बना है, ठीक है। अब मैं इसका होमोलोगस बना रही हूँ, मतलब ये एक रहा और ये इसके सामने वाला, तो ये मान लो मैं इसका होमोलोगस बना दूँ, इसी कलर से बना लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है। होमोलोगस का मतलब होता है कि इस क्रोमोसोम की लंबाई और इसकी लंबाई एक जैसी, और दूसरा मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर हाइट डिसाइड करने वाला एलील है तो यहाँ भी हाइट डिसाइड करने वाला ही एलील होगा। अगर यहाँ कैपिटल टी है तो यहाँ या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा, आर नहीं हो सकता यहाँ पर। यही तो होमोलोगस का मतलब होता है, कई बार समझा चुकी हूँ ये कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को, ठीक है। तो इन दोनों को होमोलोगस कहते हैं क्योंकि दो एलील मिलकर एक जीन बना रहे हैं और वो एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं समझाने के लिए एक बार तुम्हें यहाँ स्मॉल टी बना रही हूँ बच्चों, वरना फिर आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे अगर यहाँ स्मॉल आर है तो यहाँ कैपिटल आर होगा, या स्मॉल आर भी हो सकता है, ठीक है, बट टी नहीं हो सकता यहाँ पर। यही तो होमोलोगस का मतलब होता है। तो जब इसने अपना आइडेंटिकल बनाया तो आइडेंटिकल का मतलब है यहाँ कैपिटल टी है तो डेफिनेटली यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल आर है तो यहाँ स्मॉल आर है। आइडेंटिकल का मतलब तो ये है। लेकिन होमोलोगस का, ये दोनों होमोलोगस नहीं है एक दूसरे के, नेवर। होमोलोगस ये दोनों है एक दूसरे के, ठीक है। तो होमोलोगस का मतलब दो एलील, आप हमेशा जेनेटिक्स में बोलते हो ना दो एलील से एक जीन बनता है, वो इसीलिए क्योंकि हम सब डिप्लॉयड हैं। मेंडल ने पी प्लांट को स्टडी किया था, पी भी डिप्लॉयड है। तो एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए दो, मतलब बोलते हैं ना पेयर ऑफ फैक्टर, दो जीन हैं, दो एलील हैं, उन दो एलील को मिलाकर एक जीन बोलते हैं। मेंडल ने अपनी लैंग्वेज में इनको फैक्टर बोला था कि एक को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर, ठीक है, दोनों फैक्टर मिलकर एक पेयर बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात? और इसने भी अपना क्रोमैटिड बनाया होगा एप्लीकेशन से, तो एप्लीकेशन तो इसका भी हुआ है। ये लेंथ सेम कर देना, थोड़ी गलती से छोटी रह गई। तो अगर यहाँ स्मॉल टी है तो यहाँ भी स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ भी कैपिटल आ रहा है। तो ये दोनों तो सिस्टर हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, ये जो दोनों है ना, ये दोनों, ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये आइडेंटिकल हैं क्या बच्चों? मुझे नहीं पता कितने बच्चे ध्यान से शुरू से मुझसे पढ़ रहे हैं, बट प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना, इसको आइडेंटिकल नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि मान लो यहाँ कैपिटल टी के सामने कैपिटल टी होता भी, पर इसका मतलब ये नहीं है जितने भी यहाँ होते वो जैसे एज इट इज़ यहाँ होते, कि यहाँ कैपिटल आ रहा है तो यहाँ भी सारे होमोजाइगस थोड़ी ना होते, हाँ, सारे हेट्रोजाइगस एलील्स भी तो होंगे। तो इन दोनों को आप आइडेंटिकल मत बोल देना कि मैम इसके पास भी हाइट डिसाइड करने वाला एलील है, इसके पास भी हाइट डिसाइड करने वाला एलील है, तो ये तो आइडेंटिकल हो गए। ये दोनों होमोलोगस हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ, किसके होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। इन दोनों को होमोलोगस नहीं बोल सकती मैं, ये दोनों होमोलोगस हैं। होमोलोगस का मतलब टू एलील्स जहाँ लोकेटेड हैं जो मिलकर एक जीन बनाते हैं, एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मियोसिस में जब पैकाइटिन आई तो जाइगोटीन आई, तो जाइगोटीन में सबसे पहले इसने अपना होमोलोगस ढूंढ लिया और आमने सामने आ गए। पहले तो फ्रीली पड़े थे, पर जो जो एक दूसरे का होमोलोगस था सबने पेयरिंग कर ली, ठीक है। अब पैकाइटिन में क्या हुआ? पैकाइटिन में होता है सबसे स्पेशल इवेंट, दैट इज क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब समझना आपने, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जीन्स, कुछ जीन्स का, कुछ एलील्स का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेना। अब तुम मुझे सोच के बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे तो कोई फायदा है? अगर स्मॉल आर इधर चला गया, स्मॉल आर इधर आ गया, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा? कैपिटल टी इधर चला गया, क्या ही फर्क पड़ेगा? तो कभी भी दो आइडेंटिकल यानी दो सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रॉसिंग ओवर नहीं करते। क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच में होगी? दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगी, और वो भी नॉन सिस्टर किसके? होमोलोगस के। क्या इसका एलील इसके एलील के साथ क्रॉसिंग ओवर करेगा? नेवर। दो होमोलोगस क्रोमोसोम करेंगे
और उनमें भी 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स करेंगे। ये दोनों भी नॉन सिस्टर हैं, ये दोनों भी नॉन सिस्टर हैं, पर कोई या तो ये दोनों आमने सामने होंगे या ये दोनों आमने सामने होंगे। तो जो आमने सामने है ना वो क्रॉसिंग ओवर करेंगे, ठीक है, क्लियर। बाकी के 2 नहीं करेंगे। आप इसको कैसे भी 3D में इमेजिन कर लो, जो दोनों क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमैटिड आमने सामने नजदीक है उनमें क्रॉसिंग ओवर होगी, बाकी के 2 में नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होगा जब ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे बच्चों, अब ये इतना बड़ा है, इसमें पता नहीं कितने सारे एलील्स हैं, मैंने सारे नहीं बनाए, और उन एलील्स में से पता नहीं कितनों में क्रॉसिंग ओवर होगी, कुछ में होगी कुछ में नहीं होगी। तो क्या क्रॉसिंग ओवर के बाद इन 2 क्रोमैटिड्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं कहूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ये वाला सेगमेंट चेंज हुआ है, ये वाला सेगमेंट इधर चला गया और ये वाला सेगमेंट इधर आ गया, तो देखना ज़रा क्या क्रॉसिंग ओवर के बाद यहाँ स्मॉल टी और कैपिटल आर आ जाएगा, स्मॉल टी और कैपिटल आर, और इधर कैपिटल टी और स्मॉल आर चला जाएगा। यस और नो? चला जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो 2 क्रोमैटिड्स में तो एक्सचेंज हो गया, बट बाकी के 2 क्रोमैटिड्स अभी भी वैसे के वैसे हैं, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्रोमैटिड्स का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पहली बात तो। और ये जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ ना बच्चों, इसी की वजह से जो मेंडल ने हमें रिकॉम्बिनेशन समझाए थे वो इसी की वजह से आते हैं। इसलिए क्रॉसिंग ओवर विल रिजल्ट इन रिकॉम्बिनेशंस लेटर। जो नई जनरेशन है उसमें जो रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही मिलते हैं, ठीक है। और जो एंजाइम ये सब करवाता है, क्रोमोसोम को काटना जोड़ना, उन एंजाइम्स को कहते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम, क्योंकि वो रिकॉम्बिनेशंस ला रहा है। जिस जगह पर रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है, उस जगह को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है, सिंपल सी बात है। और हाँ, जब ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे होते हैं तो ऐसे इतना दूर दूर नहीं रहते, ऐसे कूद के जंप थोड़ा ना करेंगे, बिल्कुल चिपक जाते हैं, जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाया है। कुछ जगह पर ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं, तभी इजीली ये कटिंग और पेस्टिंग हो पाएगी, ठीक है। तो उस जगह पर आपको नोड्यूल्स दिखाई देती हैं, दैट इज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। पैकाइटिन समझ में आ गई क्या? देन अब क्रॉसिंग ओवर तो हो गई, एक तरह से इनकी पेयरिंग हुई इसलिए थी बच्चों क्योंकि इनको क्रॉसिंग ओवर करनी थी, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अब क्या होगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, जो एक दूसरे से ऐसे ऐसे चिपके हुए हैं, अब ये थोड़ा दूर दूर होने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल फैल जाएंगे सेल में रैंडमली, फैलेंगे अभी भी नहीं, पर अब ये जो चिपके हुए हैं ना कुछ पॉइंट्स पर, उन नोड्यूल्स पर से अलग होना शुरू कर देंगे। बिल्कुल आमने सामने रहेंगे पर अब चिपके नहीं रहेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो डिप्लोटीन में हम बोलते हैं डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन का मतलब कि जो सिनेप्सिस, ये जो जाइगोटीन था ना बच्चों, जब इन्होंने पेयरिंग की थी तो उस पेयरिंग को बोलते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्स नहीं, सिनेप्स तो न्यूरॉन का जंक्शन है, सिनेप्सिस, या इन पेयर्स को बोलते हैं बाइवेलेंट्स, क्योंकि 2 क्रोमोसोम सामने सामने आ गए, ठीक है। पैकाइटिन में 4 थ्रेड दिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं टेट्राड। वैसे ये बाइवेलेंट भी है और ये टेट्राड भी है। बाइवेलेंट इसलिए क्योंकि इसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, हर में 2 क्रोमैटिड हैं, तो 4 क्रोमैटिड्स की वजह से इसको आप टेट्राड बोलोगे, ठीक है। सो क्रॉसिंग ओवर के बाद जहाँ जहाँ चिपके हुए थे ये वहाँ से अलग होने लगते हैं और आप उस स्टेज को बोलते हैं डिप्लोटीन, जिसमें डिसोल्यूशन हो रहा है। और जब डिप्लोटीन हो रही होती है ना तो आपको कुछ ऐसे एक्स शेप स्ट्रक्चर्स दिखते हैं कि कहीं से अलग हो गए, कहीं अभी भी चिपके हुए हैं, फिर कहीं से अलग हो गए, कहीं अभी भी चिपके हुए हैं। टाइम लगेगा ना पूरा प्रोसेस होने में, तो इन एक्स शेप स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं कियाज्मेटा। ये सब टर्म्स सब पे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, अभी अब देखना आगे आएगा, मैं बिल्कुल याद करा दूंगी आपको कहाँ क्या हो रहा है, एक बार समझ लो, ठीक है। कियाज्मेटा। और फिर फाइनली एंड में आ जाती है सबसे लंबा नाम डायाकाइनेसिस। खत्म करो भाई, अब थक गए। डायाकाइनेसिस यानी कि डायाकाइनेसिस में वो सब हो जाता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो गायब हो जाती है, ERG भी गायब हो जाते हैं, सेंट्रियोल अपने अपने पोल पे पहुंच जाते हैं, है ना, वो सब इसी में होता है। तो इस तरह मियोसिस की जो प्रोफेज है वो इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड लंबी भी होती है इन कंपैरिजन टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। एक फ़र्क तो आप ये समझ गए, कहाँ एनाफेज से शुरू किया था हमने, कहाँ पहुँच गए। कोई बात नहीं, अच्छा है, कंपेयर करके रिवीजन करोगे हमेशा ज़्यादा समझ में आएगा। आगे देखो, अब प्रोफेज तो निपटा ली मियोसिस में क्रोमोसोम्स ने, ठीक है। अब मेटाफेज क्यों अलग है माइटोसिस से? हम मियोसिस और माइटोसिस को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो माइटोसिस की मेटाफेज में मैंने तुम्हें कहा था एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, यहाँ पर भी वही करना है, मेटाफेजिक प्लेट ही बनानी है। यहाँ पर भी देखो मेटाफेज में सेंट्रियोल दिख रहे हैं तुम्हें, वही एस्ट्रल फाइबर्स वगैरह सब बनेंगे, ये स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं, बट एक फ़र्क दिख रहा है तुम्हें, यहाँ ट्रांजिशन टू मेटाफेज का डायग्राम नहीं है बट बनता है, ठीक है। पर यहाँ पे तुम्हें फाइनल मेटाफेज दिखाई है, तो यहाँ पर तुम्हें एक फ़र्क दिख रहा है बच्चों, 2 इक्वेटोरियल प्लेट बनी है।
अगर माइटोसिस, अब मैं पीछे नहीं कर सकती डायग्राम, ये सब मिट जाएगा, आप ध्यान करो माइटोसिस, अब तो खोलो एनसीईआरटी में पन्ने पलट के देखो, माइटोसिस में भी ये 4 क्रोमोसोम थे बट चारों एक ही लाइन में अरेंज थे, पर मियोसिस में ये चारों एक लाइन में अरेंज नहीं है बल्कि 2 लाइन में अरेंज है, अभी भी होमोलोग्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। यानी आप सेल को 3D में इमेजिन करो तो एक इक्वेटोरियल प्लेट नहीं दिख रही बल्कि उसके जस्ट पैरेलल एक और इक्वेटोरियल प्लेट बनी है, ठीक है। तो जो इक्वेटोरियल प्लेट इधर है वो इधर वाले स्पिंडल फाइबर से जुड़ेगी और जो इसके पैरेलल नीचे है वो नीचे वाले से जुड़ेगी, किसी भी तरह से इमेजिन कर लो, ठीक है। तो मियोसिस की मेटाफेज में देयर विल बी 2 मेटाफेजिक प्लेट्स, क्योंकि होमोलोगस अभी भी आमने सामने हैं, और हर क्रोमोसोम 2 स्पिंडल फाइबर से नहीं जुड़ा हुआ। देखो आप, ये क्रोमोसोम दोनों पोल से नहीं जुड़ा हुआ, कहने का मतलब है, बल्कि एक क्रोमोसोम किसी एक ही पोल से जुड़ा है, इसका होमोलोगस दूसरे पोल से जुड़ा है, एक पेयर अगर इससे है तो दूसरा पेयर इससे जुड़ा है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो इसी वजह से जब एनाफेज आएगी तो देखो जरा क्या हुआ, फटाफट अपनी एनसीईआरटी के पन्ने पलटो, माइटोसिस की एनाफेज का डायग्राम खोलो और इसको देखो। माइटोसिस की एनाफेज में 4 क्रोमैटिड्स इधर जा रहे थे और 4 क्रोमैटिड्स इधर जा रहे थे, क्योंकि एक ही प्लेट थी, हर प्लेट में से सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए थे, एक नीला धागा इधर, एक इधर, एक लाल इधर, लाल, एक लाल लाल नीला नीला, ऐसा ही था। लेकिन मियोसिस की एनाफेज में ध्यान से देखो, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में क्या सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए हैं? नहीं हुए हैं। वो अपनी अपनी सिस्टर को अपने अपने साथ ले गया, सेपरेट हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ही पोल से जुड़ा हुआ था तो पूरा उधर के उधर चला गया। सेपरेशन तो हुआ है, लेकिन किसका हुआ है? सेपरेशन हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। तो एनाफेज 1 में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स मत कर देना, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स करना। क्रोमैटिड्स होंगे सेपरेट बच्चों, लेकिन वो एनाफेज 2 में होंगे। कल भी बताया था, मतलब प्रीवियस सेशन में भी बताया था तुम्हें कि यही तो गलती हुई कि माइटोसिस में तो क्या हुआ, एक ही बार में क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर यहाँ पर जैसे कई बार बच्चों को लगता है कि मैम मियोसिस में है ना, क्रोमोसोम का नंबर आधा करना है हमको, 46 के 23 करने हैं, तो फिर एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत ही क्या है? 46 क्रोमोसोम रहने दो, रेप्लिकेशन करो मत और 23 डिवाइड कर दो। बट नहीं बच्चों, रेप्लिकेशन तो मियोसिस के पहले भी हुआ है, तभी तो आपको एक क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमैटिड दिख रहे हैं। और फिर एनाफेज 1 में क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हुआ है, हर पेयर में से एक इधर एक इधर। तो अगर इधर 23 पेयर होते तो 23 इधर पहुंच जाते, पर क्योंकि एस फेज हुई थी और उनका रेप्लिका बना था तो हर क्रोमोसोम अपने अपने रेप्लिका को अपने साथ ले गया कि नहीं। और इसी गलती को सुधारने के लिए, गलती मतलब व्हाटएवर जो भी प्रोसेस है, इसी के लिए सेल हैज़ टू अंडरगो अगेन इन सेल साइकिल। अभी सेल साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि एनाफेज में सेपरेट तो हो गए क्रोमोसोम, फिर आगे डॉटर न्यूक्लिया भी बन जाएगा, साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा। लेकिन ये देखो कैसी सेल है, अगर ये फाइनल डॉटर सेल होती है टेलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस भी दिखा दिया इसमें, तुम्हें दिखाया कि नहीं दिखाया? 2 सेल बना दी ना, एक थोड़ी ना है, लिखा नहीं है, लिख लेना तुम, ठीक है। तो ज़रा देखो, इस सेल में, मदर सेल में 4 क्रोमोसोम थे, यहाँ 2-2 हो गए, लेकिन हर क्रोमोसोम के साथ अपना अपना रेप्लिका चिपका हुआ है। क्या करना है उस रेप्लिका की? क्यों अननेसेसरी बोझ घसीटना है अपने साथ? इन दोनों का काम तो सेम है ना। तो इसलिए दीज 2 सेल्स विल अगेन अंडरगो मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड जब होगा वो जस्ट इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। मियोसिस सेकेंड के इवेंट्स ऐसे नहीं होते ना, मियोसिस सेकेंड के इवेंट्स आर जस्ट सेम एज माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस सेकेंड में सिर्फ क्या करना है, 2 क्रोमोसोम के 2 ही रखने हैं, सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करना है। तो मियोसिस सेकेंड बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है, वही सेम प्रोफेज सेकेंड आएगी माइटोसिस की तरह। मेटाफेज सेकेंड में एक ही प्लेट बनेगी, एनाफेज सेकेंड में तुम सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड करवा देना और टेलोफेज में उनको अलग कर देना, डॉटर न्यूक्लिया बना देना। बात समझ में आ गई क्या? अच्छी तरह से। एक पॉइंट तो ये, अभी मैं इस डायग्राम को इसलिए नहीं मिटा रही थी, मुझे एक चीज़ और बतानी थी तुम्हें, सुनो। अब है ना, ठीक है, ये तो कहानी हो गई। अब एक चीज़ और सुनो कि ये जो हमने बनाया है ना, जैसे तुम्हें ध्यान है जब हम है ना जेनेटिक्स में वो बनाते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में तुम ये दिखाते हो कि 4 तरह के गैमीट बनेंगे, है ना, टी कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r से। वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही दिखाते हो बच्चों। तुम क्यों दिखाते हो? देखो कि अगर मान लो किसी गैमीट के पास ये वाला क्रोमैटिड गया तो ये कैपिटल T स्मॉल r लेके जाएगा, ये गया तो स्मॉल t कैपिटल R लेके जाएगा। लेकिन अगर ये गया तो ये वाली कंडीशन स्मॉल t के साथ कैपिटल R और कैपिटल T के साथ स्मॉल r लेके जाएगा। यहाँ तो 2 ही तरह की कंडीशन है, कैपिटल स्मॉल, ये वाली सेम ये रही, ये वाली सेम ये रही, ठीक है।
बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर हो ही, कई बार ऐसा भी होता है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो जो ओरिजिनल कंडीशन थी क्रोमैटिड्स की वो जाती। तो इसलिए हमें 4 पॉसिबिलिटीज़ दिखानी पड़ती हैं कि जब भी सेल मियोसिस करती है और गैमीट्स बनाती है डाइहाइब्रिड क्रॉस में, तो देयर विल बी 4 टाइप्स ऑफ गैमीट। अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नहीं हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। एंड इसीलिए क्रॉसिंग ओवर की वजह से चेंजेस आते हैं और आगे जाकर रिकॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब हटा रही हूँ मैं इस डायग्राम को। क्लियर? और एक बात ये भी सुन लो कि जैसे ही ये टेलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट फेज कौन सी आएगी बच्चों? ऐसा नहीं है कि एकदम से नेक्स्ट प्रोफेज सेकंड शुरू हो जाएगी। यहाँ पर अब कौन सी फेज आएगी? यहाँ पर अब आएगी तुम्हारी दोबारा इंटरफेज। पर ये इंटरफेज मैंने तुम्हें बताया था बहुत शॉर्ट होगी। क्यों शॉर्ट होगी बताओ? बताओ क्यों शॉर्ट होगी? क्योंकि G1 में जाएगी सेल, S में जाएगी। क्या इस सेल को दोबारा डीएनए रेप्लिकेशन करना चाहिए? देखना जरा, ऑलरेडी इसका रेप्लिका से चिपका हुआ है। मियोसिस सेकंड हो ही इसलिए रहा है कि रेप्लिका को अलग करना है, फिर दोबारा एक और रेप्लिका क्यों क्रिएट करना है? पता लगा 2 के 4 हो गए, है ना। तो दिस इंटरफेज इज वेरी शॉर्ट बिकॉज नो डीएनए रेप्लिकेशन। एंड क्योंकि नो डीएनए रेप्लिकेशन, तो इस शॉर्ट इंटरफेज को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, बाई चांस ये वर्ड तुम ध्यान नहीं देते, कई बार यहाँ लिखा हुआ है शायद कहीं पर इंटरकाइनेसिस, ये रहा। The stage between 2 meiotic division is called interkinesis and is generally short lived। बहुत छोटी सी होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। जैसे नॉर्मली तो 24 घंटे के साइकिल में 23 घंटे लगते हैं, इसमें बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। और फिर इस इंटरकाइनेसिस के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? मियोसिस सेकेंड, ठीक है। यानी यहाँ पहले सेल इंटरफेज में थी। इंटरफेज का मतलब वही G1, S, G2 सब हुआ। फिर सेल एम फेज में गई, एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ। फिर सेल दोबारा इंटरफेज में गई, बट इस इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं थी, तो आपने इसको इंटरकाइनेसिस कह दिया। और फिर सेल मियोसिस सेकेंड करके फाइनली गैमीट्स बनाएगी, डॉटर सेल्स बनाएगी। डन? हटा दूँ इसको, ठीक है। ये रहा मियोसिस सेकेंड का डायग्राम। इट इज एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस। आप देख लो ढंग से, कोई भी एक डायग्राम देख लो। 2 क्रोमोसोम है, एक ही प्लेट बनी, एनाफेज में स्प्लिटिंग हो गई सेंट्रोमियर की, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, और ये फाइनली टेलोफेज सेकेंड एंड साइटोकाइनेसिस भी लिख दो यहाँ पर, ठीक। डन? तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज ऑफ मियोसिस। माइटोसिस की एनाफेज में यहीं पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग के साथ क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। बट डू रिमेंबर, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, this is applicable for mitosis as well as meiosis second। और meiosis first में अगर एनाफेज होता तो हम क्या कहते? तो कोई सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती, ना कोई सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते, बल्कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते, ठीक है। ये सब अभी क्वेश्चन आएंगे, अगर तुमने यही बेसिक समझ ली तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। एनाफेज क्लियर हो गई, तो सेल की कहानी चल रही थी कि सेल प्रोफेज में गई, मेटाफेज में गई, एनाफेज में गई। एनाफेज में जब क्रोमोसोम मूव करते हैं ना बच्चों, क्रोमैटिड्स जो भी इनको बोलो, तो ये 4 तरह के लेटर्स बनाते हैं, V, L, J और I। ये मैंने सेल पढ़ाते वक्त बता दिया था तुम्हें, डिपेंडिंग ऑन की मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक कौन सा क्रोमोसोम है, ठीक है। अब फाइनली टेलोफेज में दिख रहा है तुम्हें, देखो टेलोफेज में क्या हो रहा है। टेलोफेज में ये जो है ना, ये जो है क्रोमैटिड्स, ये क्रोमैटिड्स यहाँ पहुँच चुके हैं। कहाँ गए? गायब नहीं हो गए, ये यहाँ पे ऐसे नेटवर्क बन गया इनका। यानी कि टेलोफेज में जस्ट उल्टे इवेंट्स करो सारे, अब जो प्रोफेज में तुमने किया था। प्रोफेज में मुझे अगेन रिकॉल करके बताओ, तुमने क्रोमोसोम्स को कंडेंस किया था कि डीकंडेंस किया था? हर क्रोमोसोम सुलझा था, सुलझने को कंडेंसेशन कहते हैं। अब यहाँ वापस उलझ रहे हैं, वापस उलझ जाएंगे, अब इनको ज़रूरत नहीं है सेपरेट रहने की। नाउ दे विल इसको कंडेंस मत कर देना, दिस इज डीकंडेंस फॉर्म। तो टेलोफेज में डीकंडेंसेशन होगा क्रोमोसोम्स का। अब क्रोमोसोम अपने अपने पोल पे तो पहुँच गए, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ERGB सब कुछ रीअपियर हो जाएगा, सब कुछ रीअपियर हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ रीअपियर हो जाएगा। एंड उसके अलावा वो जो स्पिंडल एपरेटस था वो डिसॉल्व हो जाएगा। वो जो स्पिंडल एपरेटस बना था ना, पूरा लिख रखा है कि उन्होंने नहीं,
एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट, ये सब लिख रखा है, ठीक है। तो वो तुम्हें जस्ट आप खुद लगा सकते हैं लॉजिक। अब वो सारे जो स्पिंडल फाइबर थे वो सब माइक्रोट्यूब्यूल्स में टूट जाएंगे, फिर जब सेल दोबारा डिवीजन में जाएगी माइक्रोट्यूब्यूल इकट्ठी होकर फिर स्पिंडल फाइबर बना देगी, ठीक है। तो टेलोफेज में आपको 2 डॉटर न्यूक्लियाई दिखते हैं, डॉटर सेल्स नहीं बनी अभी, 2 डॉटर न्यूक्लियाई दिखते हैं। और देखो आपने ध्यान दिया क्या, यहीं पर सेल साइटोकाइनेसिस भी शुरू हो गया। वैसे एग्जैक्ट साइटोकाइनेसिस अलग से समझा रखा है, बट टेलोफेज के पैरेलल ही साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है, चाहे वो सेल फरो मेथड करना हो। अगर एनिमल सेल है तो मैंने आपको बताया था एनिमल सेल में कौन सा मेथड होता है, सेल फरो मेथड। कहाँ गया, ये रहा फरो, क्योंकि एनिमल सेल में रिजिड सेल वॉल नहीं है, सेल इजीली कॉन्स्ट्रिक्ट होकर डिवाइड कर सकती है, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू डिवाइड होती है, तो फरो मेथड, द फरो ग्रेजुअली डीपन्स इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ जाती है, एंड जॉइन इन द सेंटर। लेकिन अगर प्लांट सेल होती तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल वॉल रिजिड है तो सेल कॉन्स्ट्रिक्ट तो कर नहीं सकती, तो फिर उस केस में अंदर ऐसे, अगर ये एक प्लांट सेल है, ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई हैं, तो सेल प्लेट ऐसे बनती है बच्चों, अंदर से बाहर की तरफ, और फाइनली जब बन जाती है तो 2 सेल्स अलग हो जाती हैं। इसको कहते हैं सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड, ठीक है। जब ये सेल बननी शुरू होती है सेल प्लेट, तो इट बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सम प्रिकर्सर, ER GB, ये सब कुछ बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं जिनकी सेल वॉल बनी होती है, वो सब आके डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर उससे बन जाती है। इसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, पहले पूछते थे इन प्रिकर्सर्स को, फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, मुझे लगता है आप पूछते हैं ये, ठीक है। अभी देख लेंगे हम, क्वेश्चंस आ जाएंगे तुम्हारे सामने। डन, क्लियर है क्या। तो ये देखो टेलोफेज के बाद इस डायग्राम को उन्होंने साइटोकाइनेसिस नहीं लिखा, साइटोकाइनेसिस हो गया है और सेल दोबारा जीवन में एंटर कर गई, तो सीधा दोबारा इंटरफेस लिख दिया। इसको बाई चांस पहचानने के लिए आए तो यू हैव टू टिक इंटरफेस, साइटोकाइनेसिस मत करना, कंफ्यूजन हो सकता है, बट अब वापस से G1 G2 में चली गई है सेल, और फिर दोबारा से कंप्लीट करके सेल आ जाएगी M फेज की प्रोफेज में। डन है क्या। तो माइटोसिस के सारे इवेंट समझ में आ गए तुम्हें, पैरेलल मैंने मियोसिस की भी लगभग तुम्हें सब चीज़ें बता दी। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जहाँ पे उलझते जाएंगे वहाँ और देख लेंगे। सो आपसे पूछा गया है स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ड्यूरिंग, काइनेटोकोर से आकर अटैच कब हुए थे, प्रोफेज में नहीं, मेटाफेज में, ठीक है, मेटाफेज, क्लियर। प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर बनने लगे थे पर अटैच कब हुए थे, मेटाफेज में। विच नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। देखते हैं भाई, कई बार आप नीट में माइटोसिस और मियोसिस में भी कंफ्यूज हो जाते हो, इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस में कंफ्यूज नहीं होना है, माइटोसिस इक्वेशनल, माइटो इक्वल, मियो हाफ, क्लियर। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, हाँ ठीक है, ये तो माइटोसिस मियोसिस दोनों में ही होता है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, बिल्कुल ये भी दोनों में होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आ गया, ये सिर्फ मियोसिस में होता है बच्चों, माइटोसिस में कोई होमोलोगस क्रोमोसोम पड़े हैं सेल में बट उनको पेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन तो होता है, कंडेंसेशन का मतलब दोबारा क्लिक करेगा दिमाग में, कंडेंसेशन यानी अपनी अपनी बॉडी को सिकोड़ना, यानी अलग होना, सेपरेशन। कब होता है कंडेंसेशन, प्रोफेज में। इस बात को बार बार अपने आप को समझाओ तब जाके दिमाग में बैठेगी, सिर्फ मैम के सुनने से समझ नहीं आएगी। अपन जब किसी चीज़ को सुनते हैं ना, तो अगर सामने वाले ने बहुत अच्छे से हमें वो चीज़ समझाई है तो हम उसको सुनकर एकदम दिमाग में बैठा तो लेते हैं, बट बैठाने के बाद खुद के दिमाग में भी उसकी प्रोसेसिंग किया करो, खुद को समझा के देखा करो फिर कि अगर मान लो आपको किसी को समझाना है तो आप उस चीज़ को कैसे बोलोगे। अगर तब आपको एकदम अप्रोप्रिएटली वो निकल रही है, इसका मतलब आप उसे परफेक्टली समझ चुके हो, वरना वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है आपकी, अभी थोड़े दिनों में गायब हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जितना हो सके ना अपने फ्रेंड्स को अपनी नॉलेज बांटा करो। ऐसे मैं सोचा करो कि मैंने इसे ये कॉन्सेप्ट समझा दिया तो क्या पता मेरा सिलेक्शन नहीं हो, इसका हो जाए। जितना आप दूसरों की हेल्प करोगे, दूसरों को समझाओगे ना, आप बिल्कुल मान के चलो बच्चों मेरी बात, उतना आपके दिमाग में वो टॉपिक और अच्छा क्लियर होता जाएगा। टीचिंग से अच्छा मतलब पढ़ाने से अच्छा सिखाने वाला कोई नहीं है आपको। हम तो सिखाते ही हैं जो सिखाते हैं, बट अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अपने एक भी फ्रेंड को पढ़ा दिया ना, आप सच में मान के चलो, फ्रेंड भी नहीं है तो आप सामने अपना पिलो रख लो, कुछ भी रख लो और उसे पढ़ा दो ये कॉन्सेप्ट, आप देखना आप कभी नहीं भूलोगे उसको। और 2-4 बार पढ़ा दिया फिर तो बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा, ठीक है। सो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बताना है हमें माइटोसिस के लिए। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, यस।
स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं करना, सेंट्रोमियर पर अटैच कर दिया तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्रोमोसोम डी कंडेंस होते हैं टेलोफेज में, यस, डी कंडेंस यानी उलझे हुए, कंडेंस यानी सुलझे हुए, ठीक है, उल्टा है यहाँ, नॉर्मली हम ऐसे कंडेंस करते हैं चीज़ों को, है ना, तो हमें लगता है कंडेंस मतलब उलझे हुए, नहीं, आप इंडिविजुअल क्रोमोसोम के सेंस में सोचो, इंडिविजुअल क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है मतलब सुलझ रहा है, और फिर वो सारे क्रोमोसोम डी कंडेंस हो रहे हैं मतलब उलझ रहे हैं, बहुत सीधी सिंपल सी लैंग्वेज है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज, ठीक है, सो ऑप्शन 2। 2017 का क्वेश्चन है, विच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस, ठीक है भाई बताओ। आप देखो तुम्हारी आधी मुश्किल तो आसान कर दी इन्होंने, हर ऑप्शन में कंडेंसेशन ही दिया है, प्रोफेज में कंडेंसेशन होता है, तो ठीक है। कंडेंसेशन के बाद सीधा यहाँ क्रॉसिंग ओवर आ गई, तो ये ऑप्शन तो तुम वैसे ही हटा दो, क्रॉसिंग ओवर तो उसमें होती ही नहीं है, दोनों वैसे ही हटा दो, बचे 2 ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। सो कंडेंसेशन के बाद यहाँ लिखा है सीधा अरेंजमेंट एट इक्वेटर, पहले यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब किया है, तो पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगी तभी तो मेटाफेज पे अरेंज होंगे, ठीक है। फिर इक्वेटर के बाद एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, सेग्रीगेशन यानी सेपरेट हुआ, और फिर टेलोफेज आ गई, ऑप्शन 1। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा सा आउट ऑफ वैसा वर्ड है, लेकिन ये बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चों। जनरली मैं जब आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाती हूँ तब बताती हूँ कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं ना, जब वो पढ़ते हैं हम oogenesis, तो oogenesis में हम बोलते हैं कि मेटाफेज में सेल अरेस्ट हो जाती है, फिर जब है ना स्पर्म एंटर करता है तो स्पर्म के एंटर करने से वो रुका हुआ मेटाफेज दोबारा शुरू हो जाता है, एनाफेज आ जाती है और आगे बढ़ जाता है। तब वहाँ पे कहीं है नहीं एनसीईआरटी में लिखा हुआ, बट जस्ट मैं आपको बताती हूँ कि सेल मेटाफेज में क्यों रुकी, क्योंकि मेटाफेज में कुछ फैक्टर्स बनते हैं MAF, मेटाफेज अरेस्टिंग फैक्टर्स, जिसने मेटाफेज में सेल को रोक दिया, और जब स्पर्म एंटर करते हैं तो सेल में फैक्टर बनते हैं APC, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से एनाफेज शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बस उसी पर क्वेश्चन है कि APC इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। APC का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब APC होगा प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी का मतलब तुम ये मत समझना कि कुछ डिग्रेड हो रहा है, वो सब का मतलब है कि स्पिंडल एनाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स खिंचेंगे, क्रोमेटिड्स खिंचेंगे, फिर बाद में स्पिंडल फाइबर आगे जाके डिसॉल्व हो जाएंगे, उस रेफरेंस में लिखा है, ठीक है। इफ़ APC इज डिफेक्टिव, अगर ये APC ही डिफेक्टिव हो जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर, इसका मतलब एनाफेज नहीं हो पाएगी, और अगर एनाफेज नहीं होगी तो क्या होगा बताओ, क्रोमोसोम का फ्रेगमेंटेशन होगा, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, और भी पढ़ लो फिर भी, रिकॉम्बिनेशन का इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्रोमोसोम कंडेंस का भी इससे कोई रिलेशन नहीं है, ऑप्शन 2, ठीक है। ऐसे नहीं कि तुमने ये वर्ड पढ़ा और तुम अटक गए, वहीं पे घबरा गए और यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। हमेशा क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से पूरा पढ़ो, क्या पता है एंड तक पढ़ते पढ़ते तुम्हें कुछ भी नॉलेज क्लिक कर जाए और तुम्हारा क्वेश्चन हो जाए। अब कोई बच्चा यहीं अटका रह जाता है, ये क्या APC है, क्या डिग्रेडेशन मशीनरी है, एक्चुअली देखा जाए तो इस लाइन का यहाँ जरूरत ही नहीं है, हमें तो बस इस बात से मतलब है कि APC समझ में आ रहा है एनाफेज को प्रमोट करने वाला, और अगर वो डिफेक्टिव है तो एनाफेज नहीं होगी, और एनाफेज नहीं होगी तो इनमें से क्या होगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पिंडल फाइबर अटैच टू, फिर से रिपीट हुआ है, स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होते हैं, देखो काइनेटोसोम भी दिया है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, काइनेटोकोर, है ना, मतलब पूरी एग्जामिनर की पूरी कोशिश रहती है जो पेपर सेट करते हैं कि पहला दूसरा ऐसा ऑप्शन डालो कि दिमाग में चल रहा होगा और यही गलती होगी, वो बिल्कुल चेक करना चाहते हैं कि आप उस मेडिकल फील्ड के लिए कैपेबल हैं कि नहीं, जहाँ पर इतनी सी भी गलती एक्सेप्टेबल नहीं है, इतनी सी भी दवाई की डोज इधर उधर हो गई, जरा सा सर्जरी करते हुए कोई सर्जन है इधर से उधर जरा सा भी नाइफ चल गया, इधर से उधर लग गई तो पेशेंट की तो जान चली जाएगी। सो दिस इज़ वेरी क्रूशियल फील्ड। तो यहाँ पर आपके लिए ना ये बहुत मैटर करता है कि आप कितना प्रिसाइजली चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन सिंपल आते हैं, उनको ये नहीं चाहिए कि आपको दुनिया भर की चीज़ें पता हों। बहुत मेडिकल में ठीक है, मेडिकल में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वास्ट नॉलेज होती है, बट उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रिसीजन, कि आप बिल्कुल प्रिसाइजली एग्जैक्टली जो गलती का स्कोप नहीं है, मतलब बस गलती का स्कोप नहीं होना चाहिए, वही ऐसे ही क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। आप एकदम एक्यूरेट होने चाहिए अपने काम में, ठीक है, क्लियर। चाहे आसपास कितने भी फैक्टर्स हों वो आपको डिस्टर्ब ना करें उस वक्त। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल में माइटोसिस चल रहा है तो माइटोसिस का क्या कैरेक्टर नहीं है। क्रोमोसोमल मूवमेंट होता है, सिनेप्सिस मैंने बताया मियोसिस में होता है ना, जब क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, क्लियर। स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियोलस,
डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, हाँ 2013 में आया था, बिल्कुल 2013 में कई सारे एनसीईआरटी के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए थे अलग अलग चैप्टर्स से। 2013 में पहली बार नीट के नाम से पेपर हुआ था, उससे पहले एआईपीएमटी के नाम से होता था, ठीक है। तब से पेपर मोर एनसीईआरटी टुवर्ड्स होने लग गया एंड अब तो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ठीक है। सो अ स्टेज इन सेल डिवीजन, ओके, जो आपने देखा डायग्राम, टेलोफेज का डायग्राम था ये आपकी बुक में, इसको कोई बच्चा जल्दीबाजी में साइटोकाइनेसिस तो नहीं कर देगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ टेलोफेज, ठीक है। तो हमें दो ऑप्शन तो वैसे ही मिल गए, दोनों तो वैसे ही हट गए। देखो साइटोकाइनेसिस डाल रखा है, तुरंत दिख जाए जिससे आपको, क्लियर। देन ये क्या लिख रखा है, एक मिनट, सेल प्लेट फॉर्म्ड, वैसे तो ये सेल प्लेट है ही नहीं, ये सेल फरो मेथड है, तो उसके बेसिस पे भी आप हटा सकते हो इसे। मैं ये देख रही थी एक्चुअली, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल। हाँ, एक पॉइंट और समझना बच्चों, जब भी कभी सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस हो, मियोसिस हो, तो जब साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है ना, डॉटर न्यूक्लिया तो बन गए, अब साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है, ठीक है। तो बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ना, उनमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वली दो दोनों सेल को, कि आधे इसको दो आधे इसको दो, कोई ज़रूरी नहीं है। जो ऑर्गेनेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवन होता है, कोई भी इधर चला जाए कोई भी इधर चला जाए, क्योंकि जो सेल का न्यूक्लियस है उसके पास हर ऑर्गेनेल को बनाने की इन्फॉर्मेशन है। अगर मान लो लाइसोसोम एक डॉटर सेल में चले गए, एक में नहीं भी गए ना, तो कोई बात नहीं, लाइसोसोम नए बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स जो हैं वो एटलीस्ट एक एक दोनों डॉटर सेल में जाने चाहिए, एटलीस्ट एक एक। उसमें भी मैं ऐसे नहीं कह रही कि अगर 4 माइटोकॉन्ड्रिया, 2 इसको मिले 2 इसको मिले, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, लेकिन एटलीस्ट एक एक माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक एक प्लास्टिड्स दोनों डॉटर सेल में जाने चाहिए। तुम समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि ये दोनों ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है, तो इनको एटलीस्ट एक माइटोकॉन्ड्रिया हर डॉटर सेल को और एटलीस्ट एक प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट हर डॉटर सेल को चाहिए, ठीक है, क्लियर। ये बात ध्यान रखना, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो। यहाँ इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, जस्ट समझाया था मैंने। तो अब इन दोनों में से हम किसे चूज करें बच्चों। यहाँ टेलोफेज में कहा है ER एंड न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म्ड येट, और यहाँ कहा है न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म। यस, टेलोफेज में ये सब बनता है, दोबारा रिफॉर्म होते हैं, तो वी गो विद ऑप्शन 3, ठीक है। ड्यूरिंग द मेटाफेज स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम, देखो रिपीट हो रहा है, तीसरी बार आ गया ये क्वेश्चन। स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होते हैं, काइनेटोकोर पे। कहाँ अटैच होते हैं, इसमें तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोथ भी दिया है, ठीक है, बट प्लीज कंफ्यूज मत होना। सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, कैसे कैसे ऑप्शन बनाए एकदम बढ़िया वाले कंफ्यूज करने के लिए, बट सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट, 2013 में देखो एक और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, पहचान रहे हो किसका डायग्राम है, मेटाफेज का डायग्राम है। सारे क्रोमोसोम सेंटर पे अलाइंड है, एक ही प्लेट है, तो माइटोसिस की है ये, ठीक है। सो अ स्टेज ऑफ माइटोसिस इज शोन इन डायग्राम, विच स्टेज इज इट, तो वो तो हमने पहचान ही लिया, मेटाफेज है, ये वाले ऑप्शन हट गए। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें कहा है स्पिंडल फाइबर अटैच, यस, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग भी करवा दी यहीं पर, तो गड़बड़ हो गया। इसमें कहा है क्रोमोसोम मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर्स, देखो अब कितना बढ़िया ऑप्शन सेट किया है, एकदम से आपको पढ़ के लगेगा यार क्रोमोसोम मूव, क्रोमोसोम तो मूवमेंट तो एनाफेज में होता है, बट मैं तुम्हें इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि मेटाफेज में भी क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है। एनाफेज में तो होता ही है एक्चुअल मूवमेंट, मेटाफेज में भी तो हुआ था। मेटाफेज में पोल्स की तरफ नहीं गए थे, सेंटर की तरफ उनको धकेला गया था सबको, स्पिंडल इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि मेटाफेज में क्रोमोसोम मूव्ड टुवर्ड्स इक्वेटर, नॉट टुवर्ड्स पोल, ठीक है, एंड दे आर मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। यस, जब भी आप मेटाफेज में क्रोमोसोम को देखोगे बच्चों, तो आपको 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखेंगे, क्योंकि रेप्लिकेशन पहले ही हो चुका है, ठीक है, डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। बताओ भाई, माइटोसिस के लिए सही ऑप्शन बताना है, 2011 का क्वेश्चन है माइटोसिस के लिए। क्रोमैटिड सेपरेट, यस, बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज, ये तो गलत है। एनाफेज में क्रोमैटिड सेंटर में क्यों रहेंगे, दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स पोल। क्रोमैटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स इन टेलोफेज, फिर गलत, टेलोफेज में थोड़ा होता है ये काम, तो एनाफेज में ही हो जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के एंड में आपको ERG भी दिख रहे होंगे क्या, नहीं। क्रोमोसोम मूव
टू द स्पिंडल इक्वेटर, जैसे ही मूव वर्ड आता है प्लीज दिमाग में पोल्स मत ले जाना, पढ़ना। टूवर्ड इक्वेटर बोला है, टूवर्ड पोल बोला है, ठीक है। क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज, ऑप्शन 4, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम क्रोमोसोम मूव वर्ड पढ़ते हैं हमारे दिमाग में एनाफेज आ जाती है कि वो पोल्स की तरफ जा रहे हैं। प्लीज़ ध्यान से पढ़ लेना, क्रोमोसोम इक्वेटर की तरफ भी जाते हैं। इवन मैं तो कहूँगी यहाँ पर मेंशन कर दो कि इस फेज में क्रोमोसोम्स मूव टू इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं जिससे ये वाला अलाइनमेंट हो जाए, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्या है, एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच, देखो फिर चौथी बार आए, चौथी या पांचवी बार आ गया अब तो, आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर बाय काइनेटोकोर। फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, है ना। ड्यूरिंग माइटोसिस, ये सब टर्म्स पता है ना, सैटेलाइट, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सब पढ़ चुके हैं हम सेल चैप्टर में। ड्यूरिंग माइटोसिस ER एंड न्यूक्लियोलस, ER GB न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर। तो डिसअपियर कब हुआ था बच्चों, प्रोफेज में। अब क्या करें हम, अब इसने हमको अर्ली प्रोफेज भी दे दिया और लेट प्रोफेज भी दे दिया, बिगिन टू डिसअपियर पूछ लिया। तो इसीलिए कभी कभार NCERT को बहुत ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर NCERT में पढ़ोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर लिखा है NCERT में, देखो मैंने देखी थी एक लाइन दे रखी थी इसमें कि कहाँ पे दे रखा था यार, कहीं पर देखा था शायद लास्ट पैराग्राफ में, देखो प्रोफेज की, हाँ ये रहा, ये है क्या, लास्ट में तो ये लिखा है एट द एंड ऑफ प्रोफेज हमको ये नहीं दिखेंगे, है ना। और स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, बिगिन टू डिसअपियर कहीं तो दिया था। वैसे तो अर्ली प्रोफेज ही होना चाहिए इसका आंसर, बट फिर भी एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, कुछ है क्या यहाँ पे, पढ़ो ज़रा। न्यू DNA आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड, इंटरवाइंड का मतलब समझ रहे हो ना, उलझे हुए हैं, डिस्टिंक्ट नहीं है यानी डीकंडेंस है। सो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, दे बिकम अनटैंगल्ड, देखो कितने नए नए वर्ड्स हैं, इंटरवाइंड यानी उलझे हुए, अनटैंगल्ड, अनटैंगल्ड का मतलब क्या है, कह रहा है क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में सुलझ रहे हैं तो अनटैंगल्ड यानी सुलझना, इंटरवाइंड यानी उलझे हुए, ठीक है। ये मतलब सुलझे हुए, टैंगल और इंटरवाइंड सेम है, इंटरवाइंड और टैंगलिंग सेम है, इसका सबका मतलब है एक नेटवर्क, और अनटैंगल्ड का मतलब अलग अलग हो गए, ठीक है। दैट इज कंडेंस, दिस इज डीकंडेंस, बार बार बोल रही हूँ मैं, क्लियर। द सेंट्रोसोम, ठीक है, बिगिन टू मूव, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज इज मार्क्ड बाय, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज इज मार्क्ड बाय। कैसे पता चलेगा कि प्रोफेज कंप्लीट हो गई, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो जाएगा, देन दोनों क्रोमेटिड्स आपको क्लियरली दिखने लगेंगे, जो सेंट्रोसोम है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा, एंड ये देखो यहाँ पे लाइन है, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर, देखो एस्टर वर्ड भी दिया है NCERT में, कहाँ छुपे छुपे वर्ड्स लिखे रहते हैं, इसको बोलते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हो गई सेंट्रियोल के चारों तरफ, दिस इज कॉल्ड एस्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो 2 एस्टर बनेंगे दोनों ऑपोजिट पोल्स पर, 2 एस्टर्स, क्लियर। तो यहाँ तो बच्चों कुछ नहीं दिया, तो हमें खुद ही चूज करना पड़ेगा, NCERT में तो दिया नहीं है। सो ड्यूरिंग माइटोसिस ER एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर, शुरू कब हुआ, तो बट ऑब्वियस अर्ली प्रोफेज में, कंप्लीटली डिसअपियर एट लेट प्रोफेज, ठीक है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन पहले ज़्यादा आते थे, ठीक है, अब नहीं पूछते, बट ठीक है हमने पढ़ लिया तो अब हमसे गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है भाई, अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है 2010 का बच्चों। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हिल ही नहीं रहा है तो, विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट। ये NCERT का डायग्राम है क्या, ये डायग्राम कहाँ है तुम्हारी NCERT में है, इस तरह का डायग्राम है ही नहीं। 2010 में आउट ऑफ NCERT भी देखो डायग्राम आ जाते थे, है ना, बट अब हम खुद लॉजिक लगा लेते हैं, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ ध्यान देनी होगी बच्चों, तुमने ऐसा डायग्राम देखा नहीं है, देखो ध्यान से देखना, इस डायग्राम में ना ये क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, और एक क्रोमोसोम पर एक ही क्रोमेटिड है, और ये अपने अपने स्पिंडल फाइबर से अटैच है। इसका मतलब क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ, क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज एनाफेज। पर अब प्रॉब्लम ये है कि तुम कहोगे कि मैम इस एनाफेज में ये क्या दिखाए हैं सेंटर में इतने सारे फाइबर्स, हाँ तुम्हारी बुक में तो नहीं दिखाए। तो होता क्या है बच्चों, ये देखो यहाँ पर तुम चाहो तो बना सकते हो, एनाफेज के दौरान
एनाफेज के दौरान ये जो क्रोमेटिड्स है ना, जब ये ऑपोजिट तरफ जा रहे होते हैं तो इनको सपोर्ट देने के लिए इनके बीच में इस तरह के स्पिंडल फाइबर्स भी होते हैं, इनके बीच में भी स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो इनको दूर धकेल रहे होते हैं और एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो भी है, पता नहीं इसका रीबैक नहीं हो जाए, क्या नहीं हो जाए, बट यस यहाँ पर बिल्कुल आमने सामने इस तरह के फाइबर्स एनाफेज में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो डायग्राम एनाफेज का डायग्राम है, क्योंकि क्रोमैटिड सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज एनाफेज और यहाँ पर आपको दिख रहा है डॉटर। अब इसको क्या कहोगे बताओ? इसको तुम ऐसा नहीं एनाफेज के बाद टेलोफेज कर दो। टेलोफेज होती तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई होते ना, एक ही न्यूक्लियस है और ये सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, तो और अंदर अभी सुलझ रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है। सो दिस इज प्रोफेज। मेटाफेज तो हो नहीं सकता, एनाफेज हो नहीं सकता। टेलोफेज होता तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई होते, तो बचा क्या? प्रोफेज। सो ऑप्शन हो गया लेट एनाफेज एंड प्रोफेज, ऑप्शन 3। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये माइटोसिस के क्वेश्चंस हो गए। माइटोसिस पूरा समझ में आ गया, सारी फेजेस समझ में आ गई तुमको। चलिए, अब यहाँ पर एक लास्ट लाइन क्या लिखी है? ये सिंसीशियम बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें पहले ही। सिंसीशियम वर्ड हम यूज़ करते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स के लिए। अगर मान लो ये टेलोफेज तक कंप्लीट हो जाता बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता बच्चों, तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस रह जाते। अब ये सेल फिर सेल साइकिल में एंटर कर जाती, सारे इवेंट्स होते, सब कुछ होता, बट टेलोफेज के बाद फिर साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो 2 से 4 न्यूक्लियस हो जाते। तो जब आप सिंसीशियल कंडीशन बनाते तो हो, कई बार जब हम एंडोस्पर्म पढ़ते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन में, तो वहाँ पर नहीं आता क्या कि है ना मल्टी न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है, बार बार न्यूक्लियाई बनते जा रहे हैं। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तक तो सब कुछ हो रहा है, टेलोफेज तक तो सब कुछ हो रहा है, बट उसके बाद साइटोकाइनेसिस वाली स्टेज स्किप हो रही है। इस वजह से ही मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिंसीशियल कंडीशन अराइज होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है कोकोनट का, जो वाटर आप पीते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म। ठीक है, डन। अच्छा देखो, एक चीज़ मुझे याद नहीं आ रही थी, अब क्लिक कर गई। ये जो फाइबर्स बनते हैं ना इनके आमने सामने, इन फाइबर्स को बच्चों इंटरजोनल फाइबर्स बोलते हैं। पता नहीं कौन से ईयर में कब एक बार शायद ये क्वेश्चन आया था कि इंटरजोनल फाइबर्स अपीयर इन, तो वो एनाफेज में बनेंगे, मेटाफेज में नहीं बनेंगे, एनाफेज में बनेंगे। ठीक है, क्लियर? इंटरजोनल फाइबर्स। देन ये हो गया। ये माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है, वही ग्रोथ वगैरह में सब में हेल्प करता है ना। और जो भी लिख रखा है एक बार पढ़ लेना। इसमें एक और पॉइंट बता देती हूँ, जब भी सेल ग्रोथ करती है ना बच्चों, जब भी सेल ग्रोथ करती है, जीवन में जाती है, तो सेल का रेशो डिस्टर्ब हो जाता है। कौन सा रेशो? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। दिस इज अ कीवर्ड, क्योंकि ग्रोथ करी तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा, फिर G2S में गई तो न्यूक्लियर कंटेंट भी बढ़ा, तो जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो M फेज के लिए सिग्नल है इस रेशो का डिस्टर्ब होना, और जैसे ही M फेज कंप्लीट होती है दिस रेशो विल बी रीस्टोर्ड। तो एक तरह से सेल डिवीजन क्यों होता है? टू रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। ठीक है, माइटोसिस सेल की रिपेयरिंग करता है। गट, ब्लड सेल्स जो भी बनती है हमारी बॉडी में, ये सब माइटोसिस से बनती है। प्लांट्स में मेरिस्टम में होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए मियोसिस पर आए हम। मियोसिस पर आते हैं। मियोसिस काफ़ी कुछ हो गया, बस अब हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। स्टेजेस मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। सो 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको। देखो 2024 का क्वेश्चन है ना। 2024 में मियोसिस से शायद काफ़ी क्वेश्चन आए थे। देखो 1 2, हाँ 2 क्वेश्चन पहले आ चुके, 2 4 क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से। क्लियर? क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। यस, प्रोफेज में विजिबल होना शुरू होते हैं, तो लेप्टोटीन प्रोफेज 1 की फर्स्ट स्टेज है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन, ये बिल्कुल सीक्वेंस भूलनी नहीं है आपको। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ठीक है, सो डिप्लोटीन की बात हो रही है, डिसोल्यूशन वाली फेज। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये वर्ड कहाँ से आया? अभी मैं तुम्हें जब मियोसिस की फेजेस समझा रही तो बोल रही थी ना, सिनेप्सिस होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का आमने सामने आना, पेयरिंग करना, तो उस प्रोसेस को तो सिनेप्सिस कहते हैं। और वो जो कॉम्प्लेक्स बना बच्चों, उसको कहते हैं सिनेप्टो। जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था एनसीईआरटी में साइड में, उसमें तुम नीचे लिख सकते हो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या बाइवेलेंट या टेट्राड। ठीक है, एक ही बात है सब। कैसे जैसे जैसे क्रोमैटिड दिखते जाते हैं वैसे वैसे नाम बदलता जाता है। 2 दिख रहे हैं बाइवेलेंट, 4 दिख रहे हैं टेट्राड। ठीक है, तो ये कह रहा है बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी।
तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। तो दोनों यहाँ पर सही हैं, बोथ आर ट्रू। ठीक है, मतलब आपसे जस्ट आप ये समझो मियोसिस में जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आएगा ना वो किस चीज़ पर आएगा, वो इन 5 फेजेस पर आएगा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेप्टोटीन, क्रोमोसोम का सेपरेट होना। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जाइगोटीन, सिनेप्सिस, तो सिनेप्सिस से रिलेटेड सारे वर्ड्स याद रखना। पैकाइटीन, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशंस। डिप्लोटीन, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन की वजह से कियाज्मेटा दिखेंगे इसमें आपको, एक्स शेप स्ट्रक्चर्स। और डायाकाइनेसिस में बाकी जितने भी इवेंट्स रह गए ना वो सब डायाकाइनेसिस में डाल दो। एंड प्लस टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा, एक वर्ड और लिखा है देखो एनसीईआरटी में। ये पूरी मियोसिस 1 की सारी फेजेस समझा रखी है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, पढ़ोगे तुम खुद। ये रहा कियाज्मेटा तो डिप्लोटीन में बन गए, ये फाइनल स्टेज डायाकाइनेसिस, इट इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। का मतलब यहाँ पर तो आपको इस तरह से कहीं कहीं अटैच दिख रहे थे, मान लो ये सेंट्रोमियर है तो ये यहाँ जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो आप, ऐसे एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहे थे। बट यहाँ पर अब ये एक दूसरे से सेंट्रोमियर पर ही अटैच है, बाकी कहीं भी अटैच नहीं, यानी कियाज्मेटा डिसअपियर हो गया, दैट इज डायाकाइनेसिस। ठीक है, क्लियर। और बाकी सब जो इवेंट होते हैं, सब चीज़ें डिसअपियर होना, वो सब इसी डायाकाइनेसिस में होता है। ठीक है, तो ये आपको बस अच्छे से याद रखना है, फिर आपका मियोसिस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये देखो मैच द कॉलम आया हुआ है 2024 में, डायाकाइनेसिस ये रहा, टर्मिनलाइजेशन। पैकाइटीन, क्रॉसिंग ओवर कहाँ है, ये रहा, क्रॉसिंग ओवर नहीं दिया, लिख दिया रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, भी बताया था मैंने तुम्हें, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। जाइगोटीन, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। लेप्टोटीन, क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड, लेप्टोटीन थिन थ्रेड। ठीक है, सो ए का सेकंड, एक ही ऑप्शन में आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, फिर भी कंफर्म करने के लिए बी का फोर्थ। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल अकर एट विच स्टेज। तो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल कब बनेगी, जब क्रॉसिंग ओवर होगी, यानी पैकाइटीन। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। विच स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स, वेरी गुड, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कब होगी बताओ, एनाफेज फर्स्ट में कि सेकंड में? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कब होगी, जो माइटोसिस जैसा होता है। माइटोसिस जैसा क्या होता है, एनाफेज सेकंड, यानी ये। ठीक है, ये सॉरी, अच्छा दिया ही नहीं इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, मेटा दिया है, एनाफेज में एक ही ऑप्शन दिया है, वैसे यहाँ एनाफेज फर्स्ट आना चाहिए था, तब ये कंफ्यूजिंग होता। क्लियर। देन टेट्राड फॉर्मेशन लेप्टोटीन में नहीं, लेप्टोटीन में सिर्फ धागे सुलझते हैं, टेट्राड आपको दिखता है पैकाइटीन में जाकर, लिखा है एनसीईआरटी में। एनाफेज में, इसमें ऐसे माइटोसिस मियोसिस नहीं है बच्चों, कॉमन क्वेश्चन है। एनाफेज लिखा है मतलब माइटोसिस की बात हो रही है, अगर मियोसिस की होती तो एनाफेज फर्स्ट या सेकेंड लिखा होता। ठीक है, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटीन। न्यूक्लियोलस GBER रीफॉर्म्ड होते हैं टेलोफेज में, ढंग से पढ़ लेना, डिसअपियर लिखा है कि रीअपियर लिखा है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड, जल्दी जल्दी में सही मत कर देना, क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो तो एक दूसरे के आइडेंटिकल है, वो क्या करेंगी क्रॉसिंग ओवर करके, सो गलत। सो करेक्ट स्टेटमेंट बताने थे हमें, करेक्ट है यहाँ पर बी एंड डी, बी एंड डी, बी एंड डी, ये रहा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, क्लियर। द अपीयरेंस ऑफ, फिर से आया, देखो कितनी बार आया इस पे क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज विच फेज। फेज नहीं दिया, ये दे दिया, ये नॉड्यूल बताती है उस साइट को जहां क्रॉसिंग ओवर होगा। रिगार्डिंग मियोसिस विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है मियोसिस के लिए। देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस, बहुत सिंपल सी बात है। DNA रेप्लिकेशन अकर इन S फेज ऑफ मियोसिस सेकेंड, पकड़ ली गलती, मियोसिस सेकेंड की पहले वाली S फेज में DNA रेप्लिकेशन नहीं होता बच्चों। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन, मियोसिस फर्स्ट। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन, बिल्कुल ठीक है, मियोसिस फर्स्ट का ही पार्ट है ये। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, तो इनकरेक्ट मिल गया हमें ऑप्शन 2। मियोसिस में एक और बात याद रखना, जब पहले 2 सेल्स बनती है उसको डायाड बोलते हैं, और जब 4 सेल्स बन जाती हैं तो इन चारों को टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कहीं पर, देख लेना। नेक्स्ट,
विच स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। फिर से आ गया सेम टाइप का क्वेश्चन, इसमें भी एक ही बार एनाफेज दिया है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर जो माइटोसिस की तरह होती है उसमें होगा, माइटोसिस की तरह एनाफेज सेकंड होती है, सिंपल। विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शो टर्मिनलाइजेशन, बड़ा फेवरेट है ये, बड़ा बार बार आ रहा है ना, टर्मिनलाइजेशन डायाकाइनेसिस। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन डिप्लो, डिसोल्यूशन डिप्लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ के रट लो बिल्कुल अच्छे से। वैसे तो समझा हुआ भूलते नहीं है, समझने के बाद चीज़ को रटने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। अगेन मैच करना है, देखो जाइगोटीन को किससे मैच करूँ, जाइगो यानी पेयरिंग, पेयरिंग यानी सिनेप्सिस, पैकाइटीन क्रॉसिंग ओवर तो भूलना ही नहीं है, डिप्लोटीन, अब डिप्लो और ये है तो डिप्लो में कियाजमेटा बनेगा, डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होगा। तो जाइगोटीन को सिनेप्सिस से मैच किया था मैंने, फर्स्ट का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, ये रहा, ठीक है, क्लियर। यहाँ ABCD जगह 1 2 3 4 होना चाहिए था, कोई बात नहीं। क्रॉसिंग ओवर 2019 में, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन, वेरी गुड क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड्स, कौन से क्रोमैटिड्स के बीच में होती है क्रॉसिंग ओवर, एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो देखते हैं हम जरा, सबसे पहले तो अच्छा सब में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड दे दिया भाई, आगे नॉन होमोलोगस गलत, होमोलोगस सही, होमोलोगस सही, नॉन होमोलोगस गलत। नॉन होमोलोगस का मतलब तो एक इधर वाला पेयर एक इधर वाला पेयर, उनके बीच में तो कोई मतलब ही नहीं है। पेयरिंग होमोलोगस तो होने चाहिए बट नॉन सिस्टर होने चाहिए। पैकाइटीन या जाइगोटीन, पैकाइटीन, ऑप्शन 2, सिंपल। स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ फिर आ गया सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर्ड के बीच में सेपरेशन कब हुआ था, डिसोल्यूशन कब हुआ था, डिप्लोटीन में। यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो कि मैम होमोलोगस क्रोमोसोम एनाफेज में भी तो सेपरेट होते हैं, इन्होंने ऑप्शन दिया ही नहीं, तो सीधा सीधा डिप्लोटीन, ठीक है, क्लियर। 2016 का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है, ओके, यहाँ पे दिया है मैच इसका, एक मिनट बताओ पैकाइटीन को किससे मैच करें, अब तो एकदम याद हो गया होगा आपको, क्रॉसिंग ओवर से। मेटाफेज फर्स्ट है बच्चों, तो फर्स्ट में प्लेट बनेगी, ये रही इक्वेटोरियल प्लेट, डायाकाइनेसिस में फिर वही टर्मिनलाइजेशन, और जाइगोटीन में पेयरिंग। सो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, लो भाई यहीं पर आंसर मिल गया हमें, ठीक है। फिर भी इस तरह में जिसमें एक ही में हो फटाफट से एक ऑप्शन और देख लिया करो, कभी गलती से ये मैच गलत हो गया तो वहाँ गलती पकड़ में आ जाती है। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट पैकाइटीन, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें शुरू होगा उसमें खत्म होगा, जो जिस स्टेज का है उसी स्टेज में होगा। अरेंज द इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस, जमा लो भाई, करेक्ट सीक्वेंस में जमा लो फटाफट। सबसे पहले सिनेप्सिस कर दो, सिनेप्सिस के बाद क्रॉसिंग ओवर करा दो, क्रॉसिंग ओवर के बाद टर्मिनलाइजेशन कर दो, और लास्ट में न्यूक्लियोलस को डिसअपियर कर दो। सो सेकेंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ, ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। फिर से मैच आ गया, देखो मैंने कहा ना मियोसिस में मैक्सिमम टाइम मैच द कॉलम आते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए किस फेज में क्या हो रहा है, दैट्स इट। सिनेप्सिस किस में हुआ था, पेयरिंग कब हुई थी, जाइगोटीन में। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, अब सोचने बैठ जाओ यार ये कब हुआ, G1 G2 भूल गए क्या, G1 G2 में ये सब चीज़ें हुई तो थी, सो G2 दे रखा है, ये रहा। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कब काम करेगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर कब होती है, पैकाइटीन में होती है। सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये वाला डायग्राम, एनाफेज फर्स्ट में क्रोमेटिड्स जा तो रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स साथ साथ में जा रहे हैं, क्रोमेटिड्स का मूवमेंट भी बोल सकते हो इसको आप, होमोलोगस क्रोमोसोम का मूवमेंट भी बोल सकते हो, बट स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं हुई है। सो दिस मैचेस विद एनाफेज फर्स्ट, देखो उन्होंने फर्स्ट और सेकंड दोनों डाले हैं ऑप्शन में, इसीलिए डाले हैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो भी इसमें लिखा है डू नॉट सेपरेट, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई है, यानी ये एनाफेज फर्स्ट की बात हो रही है, क्योंकि स्प्लिटिंग हो जाती तो वो माइटोसिस की तरह हो जाता, वो एनाफेज सेकंड होता, ठीक है। सो ए का सेकंड, बी का थर्ड, दो ऑप्शंस में है, सी का फिफ्थ ये रहा, एंड डी फोर्थ, ठीक है, क्लियर है।
द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। अब तो तुम एकदम इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो बच्चों, तो मुझे लगता है नहीं तुम कहीं अटकोगे। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, अब यहाँ पे सिनैप्सिस नहीं दिया, यहाँ पे दे दिया बाईवैलेंट। जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, उनकी पेयरिंग हो जाती है, तो ये दोनों अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रखे हैं और ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रखे हैं तो आपको दो ही थ्रेड दिखते हैं, इसलिए शुरू में इसको बाईवैलेंट बोलते हैं बच्चों। और जब ये पैकाइटिन में पहुंचते हैं तब तक ये ओवरलैपिंग खत्म हो जाती है, तो बाद में इसी को टेट्राड भी बोल देते हैं। प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ड्यूरिंग मियोसिस 1 द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट, पेयरिंग स्टार्ट कब होती है? जाइगोटीन में। सिंपल, कंफ्यूज मत होना मैम लैप्टो तो नहीं होगा ना, लैप्टो में थिन थ्रेड्स बनेंगे, जाइगो में पेयरिंग होगी, ठीक है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग, रिकॉम्बिनेज क्रॉसिंग ओवर में, क्रॉसिंग ओवर कब होती है? प्रोफेज फर्स्ट में, ऑप्शन 3, ठीक है। पैकाइटिन 2012 में एक डायग्राम देके तुमसे क्वेश्चन पूछ रखा है बच्चों कि the given figure is the representation of certain event at a type of cell division which is this stage। बताओ जरा क्या करोगे अब तुम इस तरह के क्वेश्चन में। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इन्होंने अच्छा देखो बहुत अच्छे से क्रॉसिंग ओवर दिखाई है, ये डार्क कर दिया, ये लाइट रख दिया क्रोमोसोम, और दिखाया कि बाद में इसका डार्क सेगमेंट इधर और इसका लाइट सेगमेंट इधर, तो ये क्रॉसिंग ओवर की बात हो रही है। एंड क्रॉसिंग ओवर के लिए ऐसे कुछ नहीं दिया उन्होंने पैकाइटिन वगैरह, सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस। हो सकता है मुझे लगता है कि मैम यहाँ पे डिसोल्यूशन भी तो हो गया, इसको हम डिप्लोटीन करें क्या करें, कन्फ्यूजन कराई नहीं, सिर्फ प्रोफेज 1 दिया है, ठीक है। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हम। आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन अटैच्ड। सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी अलग नहीं हुआ, अभी अभी दिखाया था डायग्राम, पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, तो अब की बार वी गो विद ऑप्शन मतलब एनाफेज फर्स्ट, ठीक है। एनाफेज फर्स्ट, देखो अगर एग्जाम में फिर भी कंफ्यूजन होना तो मैं क्या एनाफेज फर्स्ट था या सेकंड था, तो तुम माइटोसिस से सोच लेना। जो चीज़ माइटोसिस में होती है वो लास्ट में सेकंड में होती है, और जो माइटोसिस में नहीं होती वो एनाफेज फर्स्ट में होती है। दिस इज द एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। डन है क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। चलो तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हो गए हैं पूरे, ये चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट। मियोसिस का सिग्निफिकेंस सबको पता है, सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चंस आए नहीं लास्ट 15 ईयर में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूछेंगे नहीं, क्या पता इस बार पूछ लें, है ना। तो तुम्हें सब कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि वन शॉट कर मतलब हमने बस PYQs कर लिए। जिस भी टॉपिक के PYQ करते हो एक बार उसे स्क्रॉल करके पूरा देखा करो कि कुछ रह तो नहीं गया, जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ ना बिल्कुल वैसे। मुझे तो पता है कहाँ पे क्या है, देखो ये वाला पॉइंट ये हमने कई बार डिस्कस किया है। डिप्लोटीन अरेस्ट हो जाती है ना इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, इट विल अरेस्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, है ना। oocytes में अटका रहता है डिप्लोटीन स्टेज में, फिर वो बाद में जाकर आता है, तो वाला पॉइंट। वो कौन सी स्टेज होती है? वो डिप्लोटीन ही होती है। हम बोलते हैं ना प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है, तो प्रोफेज फर्स्ट की भी कौन सी फेज होती है? वो डिप्लोटीन होती है, डू रिमेंबर, ठीक है। क्लियर, इंटरकाइनेसिस बता ही दिया मैंने तुम लोगों को, डायड ऑफ सेल आई गया, ये भी हो गया, ओके। और सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का बच्चों? मियोसिस की वजह से ही, अब ये भी थोड़ा एक इसमें लिखा है तुम्हारी बुक में, एक पैराडॉक्स टाइप स्टेटमेंट है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि माइटोसिस में तो क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है और मियोसिस में आधा हो जाता है, तो तुम कहोगे, और मैं तुमसे पूछूं कि क्रोमोसोम का नंबर कंजर्वेशन करने के लिए कौन सा डिवीजन है, तो तुम्हें लगेगा मैम माइटोसिस होगा, क्योंकि माइटोसिस में सेम रह रहा है और मियोसिस में आधा हो रहा है। बट नहीं बच्चों, अगर तुमसे पूछा जाए कि विच डिवीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनी स्पीशीज, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज मियोसिस, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर में जो चेंज आने के चांसेस होते हैं ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होते हैं, ग्रोथ के दौरान थोड़ी ना होते हैं। जब सेल ग्रोथ कर रही है, नंबर बढ़ा रही है माइटोसिस के थ्रू, तब तो वैसे भी नंबर सेम ही रहना है क्रोमोसोम का। जो बदलता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बदल सकता है, कि जब गैमीट बनेंगे और दो गैमीट जुड़ के जायगोट बनेगा, तो क्या पता अगर मान लो मियोसिस जैसा कुछ नहीं होता तो एग और स्पर्म दोनों 46 लाते और वो जुड़ते तो जायगोट में 92 हो जाते, तो गड़बड़ हो जाता। तो इसलिए नेचर ने मियोसिस बनाया कि जब गैमीट्स बने एनिमल्स में, तो गैमीट्स बनते वक्त क्रोमोसोम आधे हो जाएं, और फिर जब दोनों तरफ से एक एक गैमीट आके जुड़े, एक स्पर्म और एक ओवम,
तो फिर ये वापस से 46 अटेन कर ले। तो विच सेल डिवीजन इज हेल्पफुल टू मेंटेन कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर? दैट इज मियोसिस, नॉट माइटोसिस। ठीक है, प्लीज डू रिमेंबर दिस। क्लियर? चाहे से मियोसिस में रिडक्शन हो रहा है क्रोमोसोम्स के नंबर का, स्टिल यही वो डिवीजन है जो स्पीशीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्रोमोसोम्स के नंबर को कंजर्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, और यस, दूसरी इंपॉर्टेंस, क्योंकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशंस आते हैं। सो इवोल्यूशन में भी किसका रोल है? मियोसिस। माइटोसिस ही होता रहता दुनिया में तो कभी इवोल्यूशन ही नहीं होता, कोई किसी से अलग ही नहीं होता, सब आइडेंटिकल सेल्स होती। ठीक है, क्लियर? डन? ये इसकी समरी है, एक बार देख लेना, ये क्वेश्चंस हैं एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड द यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सेल बायोलॉजी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक यूनिट हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। पहले हमने सेल, फिर बायोमॉलिक्यूल, फिर सेल डिवीजन, सबके लास्ट 15 साल की PYQs भी कर लिए, इसका वन शॉट भी हो गया। मेरी तरफ से रिवीजन की जिम्मेदारी पूरी इस चैप्टर की, अब आपकी तरफ से अगेन शुरू, जब भी मेरा टास्क पूरा होता है आपका शुरू होता है। ठीक है, सो अब आपको अगेन अगर आपको लगता है हाँ मैम मज़ा आ गया आज के सेशन में, हमें बहुत पक्का हो गया हमारा तो ये टॉपिक, तो प्रूफ करो इस बात को, या तो 1 घंटे का बैठ के कहीं से भी, जहाँ से भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस हो, पहले के पढ़े हो, कहीं अवेलेबल हो, उनका मॉक टेस्ट दो। ठीक है, वैसे तुम्हें पता है ये सारे क्वेश्चंस का PDF मैंने, जो हमारी ऐप है कंपटीशन ऐप, कंपटीशन नाम से एक ऐप है बच्चों, वहाँ पर ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट सबके PYQs का PDF अवेलेबल है। तो तुम चाहो तो तुम खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो उसको, कि तुम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। हालांकि अभी करोगे तो मुझे पता है सही करोगे, मेमोरी बन जाती है, हाँ इसका ये सही है, इसका थोड़ा रुक के करना, या कुछ नए क्वेश्चन करना, टाइम सेट करके करना, फिर देखना कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं, तब जाके समझ पता चलेगा कि तुम्हारी तैयारी कितनी पक्की हुई है। ठीक है, गलतियां हो रही हैं कोई बात नहीं, उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, गलतियों को एनालाइज करो, कहाँ अपने वीक पॉइंट्स हैं उनको पकड़ो। जब तक वीक पॉइंट्स पे काम नहीं करोगे बच्चों, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट्स। ज़्यादातर बच्चे टेस्ट अवॉइड करते हैं क्योंकि वो डीमोटिवेट नहीं होना चाहते। मुझे समझ ही नहीं आता कि टेस्ट देने से अगर तुम डीमोटिवेट हो रहे हो तो फिर नीट की तैयारी क्यों कर रहे हो। नीट की तैयारी के लिए तो तुम्हें पता नहीं कितने मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचोगे कि आप कट ऑफ को टच कर सकोगे। ठीक है, और जब आप उन मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करने लग जाओगे, तब आप फिर उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि यस आपका नीट में सिलेक्शन पक्का है और एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको सीट मिलेगी, हो सकता है एम्स में मिल जाए, तब आता है वो लेवल। तो तुम तो शुरू से ही सपना ऐसे देखना शुरू करते हो, मैम हमें तो एम्स में सिलेक्शन चाहिए, ऐसे नहीं होता। हाँ ठीक है, अपना एम हाई रखो, अपने टारगेट्स हाई रखो, बट फिर उसके लिए उस रेशो में मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं कि शॉर्टकट मिल गया PYQ कर लिए हो गया काम। तुम देख रहे हो एक एक सेशन में हम कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके उस चैप्टर का वो टॉपिक कंप्लीट होता है। तो वो मेहनत तुमसे भी एक्सपेक्ट की जाती है बच्चों, यू हैव टू डू दैट एंड देन सीट विल बी योर। डेफिनेटली आप बहुत जल्दी अपना एक वाइट कोट और स्टेथोस्कोप पहनेंगे अगर इसी तरह से मेहनत करते रहे। ठीक है, सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट प्लीज़ किया करो, उसी से मुझे पता चलता है कि तुम लोगों को सेशंस कितने पसंद आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए तुम तैयार करके आओगे प्लांट फिजियोलॉजी। अब तो फिजियोलॉजी आ गई है। ठीक है, तो तुम्हें बहुत डर लगता है फिजियोलॉजी से, स्पेशली फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है, तो अगेन मैं वही कहूँगी, NCERT लाइन बाय लाइन में मैंने बहुत अच्छे से वो चैप्टर पढ़ाया, मुझे बहुत सारे बच्चों के अच्छे कमेंट्स मिले हुए हैं। तो तुम प्लीज़ उन सेशंस को पहले देखना और फिर ही फोटोसिंथेसिस करने आना मेरे साथ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, तो मैं तुम्हें जब पढ़कर आओगे तो ही तुम मेरे साथ कर पाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।